निफ्टी और निफ्टी बैंक की आज अलग अलग राह। निफ्टी 4 महीने के निचले स्तर पर, लेकिन बैंक निफ्टी में दिखी दमदार रिकवरी। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बिकवाली का दर कायम, 300 पॉइंट नीचे इंडेक्स। और मीडिया शेयरों में सबसे जोरदार बिकवाली, 2% ज्यादा टूटा निफ्टी आईटी इंडेक्स। मिड इंडेक्स भी कमजोर। मीडिया शेयरों में जोरदार गिरावट, करीब 3% फिसला इंडेक्स। और मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर पड़ी तगड़ी मार। सिटी की सेल कॉल के बाद 6% से ज्यादा टूटा एम्फोसिस का स्टॉक। आज कोफोर्ज, परसिस्टम और एल&टी टेक्नोलॉजीज में भी 2 से 3% का नुकसान। मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर उत्पादन में करीब 25% तक की कटौती की खबर के बाद बजाज ऑटो में जोरदार गिरावट। शेयर करीब 5% तक टूटा। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज फिर बिकवाली का सिलसिला जारी। अदानी ग्रीन, टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स में 9% का नुकसान। और नहीं रहे दिग्गज ट्रेडर और विशेषज्ञ। अश्विनी गुजराल 52 साल की उम्र में हुआ निधन। सालों तक रहे CNBC TV 18 और CNBC आवाज परिवार का हिस्सा। दर्शकों को देते थे सटीक विश्लेषण। तो बेहद दुखद अपडेट यहाँ पर आता हुआ। अश्विनी गुजराल एक ऐसे शख्स थे और इनफैक्ट मुझे याद है वीरू, जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो लार्जली एक बिजनेस पत्रकार पहले फंडामेंटल्स को समझता है। जब आप अलग से स्टॉक एनालिसिस में उतरते हैं तो तकनीकी चीज़ें भी जानना ज़रूरी होता है। और उस समय जिस पेशेंस के साथ अश्विनी गुजराल चीज़ें समझाते थे, बताते थे, इनफैक्ट कहीं पर आप गलत पड़े तो टोक भी देते थे, लेकिन उनकी अलग ही खासियत थी। और मुझे अश्विनी गुजराल याद है जब उनसे डिटेल में एक बार चर्चा हुई थी, उनको आम बड़े पसंद थे और बहुत ही खुश मिजाज इंसान। एंड मैं बस यही कहूंगी कि TV 18 ही नहीं, फैक्ट देश का हर वो ट्रेडर इनको आज मिस कर रहा है। बिल्कुल, विंडो में इस वक्त अश्विनी जी के विजुअल्स लग रहा है कि एकदम हमारे साथ हैं। अर्शिता, यकीन मानिए बिल्कुल सही सटीक समय का आपने उल्लेख किया। आप CNBC TV 18 पे अपीयर हुआ करती थी उस वक्त, और मुझे याद है कि टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे सिर्फ 4-5 गिने चुने लोग हुआ करते थे। अश्विनी गुजराल थे, सुदर्शन सुखानी, एलेक्स मैथ्यू और रजत के बोस। उस वक्त TV 18 पे मैं खुद जब शुरुआत कर रहा था अपने मार्केट की करियर की, सिर्फ 4-5 लोग हुआ करते थे। इसी फिल्म सिटी में हर्षता 2005 में मैं अश्विनी जी से पहली बार मिला था। इसी फिल्म सिटी में जो उनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी ना, पहली बुक जो 2005 में, तो वो इसी फिल्म सिटी में मुझसे मिले थे। वो उसकी रॉ कॉपी देखे गए थे। और लास्ट जुलाई में एक गेट टुगेदर में मैं और अश्विनी जी और आशीष जो थे, वो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वो भी CNBC TV 18 पे अपीयर होते हैं। बहुत देर तक बैठे रहे, बातचीत होती रही, हंसी मजाक का। लेकिन आज ये क्लोजिंग यकीन मानिए उनके बिना थोड़ी सी अधूरी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही कह सकते हैं आशिता। जी हाँ, ये एक ऐसे शख्स हैं जो हमें हमेशा याद रहेंगे। और ऑफ कोर्स एक ऐसा दिन नहीं जाएगा जब शायद आप अपना लैपटॉप ना खोले, मार्केट के बारे में सोचे ना, स्ट्रैटेजी ना प्लान करें कि अश्विनी गुजराल आपको याद नहीं आएंगे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अनुज ने भी कुछ देर पहले एक बात की थी कि वो डांट देते थे। अभी आप बड़े, अगर आप देखें रोबीले अंदाज में टीवी पे बैठते हैं, लेकिन एक बार मैंने ऐसी 12 बजे के शो में कहा, अश्विनी सर निफ्टी आईटी क्या लग रहा है, लेना चाहिए, तो उन्होंने मुझे डांट दिया, तुमने कभी निफ्टी आईटी ट्रेड किया है क्या कभी? है अगर ट्रेड करोगे तो तुमको एक्सचेंज से लेटर आ जाएगा। तो हाँ, ऑन एयर अगर आप देखें डांटते भी थे और कोई भी बात जो कहनी होती थी मुंह पे कह देते थे, और इसीलिए उनके दोस्त कम थे, लेकिन जितने भी थे पक्के थे। इनफैक्ट हमारे साथ अब रचना वैद्य भी जुड़ रही हैं, जिनसे हम सब वाकिफ़ है। ये हमारे चैनल के साथ काफ़ी समय तक जुड़ी भी रही और इन्होंने अश्विनी गुजराल के साथ मिलकर दरअसल एक किताब भी लिखी थी। रचना जी, डीपेस्ट कंडोलेंसेज। आई एम श्योर आपका रिलेशनशिप अश्विनी जी के साथ बहुत ही अलग था, स्पेशल था। आप दोनों ने मिलकर एक बुक को ऑथर की थी। डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू यू मैम। Yes, it's a very, very, very sad moment, and I'm yet to come to terms with the fact. And मेरे लिए तो वो कभी वॉल्स होंगे ही नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एज ट्रेडर्स
उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा एंड ही इज वॉचिंग ओवर अस, आई एम श्योर। रचना जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए एक बहुत ही दुख भरा वक्त है, लेकिन क्या आप हमारे साथ अपनी फॉन्डेस्ट मेमोरी शेयर कर पाएंगी, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी। आई एम श्योर कभी ना कभी कुछ तो ऐसा एक एनेक्डोट होगा जो जिसके बारे में आप सोचेंगे और आपको ये हमेशा याद रहेंगे। मैं आपको क्या बताऊं, उनके साथ जो व्हाट्सएप पे चैट भी होती थी, मैं वो चैट भी हमेशा सेव करी है, क्योंकि एक एक लाइन में विजडम होता था, एक एक लाइन जो वो बोलते थे उसमें विजडम होता था। एक बारी संडे के दिन शाम के टाइम पे उन्होंने कुछ टेक्निकल्स के डिस्कशन शुरू किए, आई वाज इन अ मॉल, तो मैंने कहा सर मैं फोन पे नोट कर रही हूँ, मेरे पास अभी लैपटॉप तो नहीं है। कहने लगे तुम्हारे जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। Am I expected to carry a laptop in a mall or what? पर ऐसे उन्होंने बात करी, और एक बारी वो बीमार थे, तो मैंने बोला आप सर अभी भी टीवी पे है, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी यू, आई थॉट यू विल नॉट बी हियर टुडे। तो उन्होंने बोला जब तक जिंदा है ना बैठेंगे, और ये सेंटेंस मेरे माइंड में एनग्रेव हो गया। मैं कभी भी मेरी तबीयत खराब होती है तो अपने आप को यही कहती हूँ, जिंदा है ना तो बैठेंगे। ये लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी। और एक बार छुट्टी मांगी थी तो कहने लगे कि आपकी या जी रचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मुकाम पे आज हमारे साथ जुड़े और अपना जो तजुर्बा था और जो पल आपने उनके साथ शेयर किए थे हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। CNBC आवाज़ TV 18 की भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये भी एक अंश था और पूरा हो गया आज। मार्केट्स पे आते हैं लौट के। इंडेक्सेस देखिए आइए एक बार आपकी स्क्रीन पे। इट्स निफ्टी विच इज ट्रेडिंग एट 17,371। निफ्टी बैंक लगभग आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री के पास ही ट्रेड कर रहा है, एंड थैंक्स टू ICICI बैंक एंड थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक बार थोड़ा सा स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं हर्षदा के साथ और फिर आते हैं इंडेक्सेस पे। हर्षदा। जी हाँ वीरू, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है काफ़ी तगड़ा सेल साइड का हाल बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट आप देखिएगा निफ्टी 17,300 तक निचले लेवल्स को छूने के बाद एक रिवर्सल जरूर दिखा चुका है, लेकिन पेन पॉइंट तो है। और मुझे याद है पिछले पूरे हफ्ते हम 17,355 की काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे। आज आखिरकार वो टेस्ट हो ही गया। हाउएवर निफ्टी बैंक में एक बहुत तगड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव है। तो पहले इस सिलसिले को क्लियर करें कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में दोनों ट्रेड्स क्यों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी में मुझे याद है आप सुबह में मेंशन कर रहे थे कि सेल साइड की पोजीशन है तो उसे कैरी करना चाहिए। आज जिस तरह के लेवल्स ब्रेक हुए हैं इसके क्या मायने हैं, अगर ये एक बार फिर समझा सकें। देखिए आज तक सुबह क्लियर अप्रोच थी। देखिए FIs अभी शॉर्ट्स कवर करने के मूड में नहीं थे। उनकी तरफ से इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्टिंग ओपन है। एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं हुआ जहां पे उन्होंने शॉर्ट्स कवर करे हों। आज मेरा मानना यही था कि देखिए वो जो कॉल राइटर था वो उठ के 17,500 की स्ट्राइक पे था। आप डेली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस को वॉलेट कर चुके थे। आपने लास्ट फ्राइडे को वीकली चार्ट्स पे क्लोजिंग ऑल दो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दी, बट स्टिल ड्यूरिंग द डे वो एक बार वॉलेट हुआ था। ठीक है हर्षदा, मैंने जो सेल कहा था ना, आज सेल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारे पास एक नया वीक कंटेंडर है एंड दैट्स निफ्टी IT। शुक्रवार को इसने क्लियर सिग्नल दिया था, बॉस मैं सस्टेन नहीं करूंगा। बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज निफ्टी IT कोलैप्स होने के बिल्कुल कगार पे था, इसीलिए वो शॉर्ट था। देखिए फर्स्ट इंस्टेंस पे शॉर्ट था, मेरा लेवल था 358, वो लो लगा। सेकेंड इंस्टेंस पे जब शॉर्ट था मेरा टारगेट था 302 का। लेकिन याद रखिएगा एक बार के लिए वो शॉर्ट के जब टारगेट्स पूरे हो गए तो आपको दूसरी चीज देखनी पड़ेगी, क्या इस वक्त एक बेनिफिट है बाजार के हाथ में, और बेनिफिट है निफ्टी बैंक। पहले एक काम करते हैं, निफ्टी पे बात रखते हैं। याद रखिएगा 302 भी मिल गया, 359 भी आपको मिल गया। अब जरा कॉल राइटिंग के स्टेट्स लेके आते हैं। दिस इज फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मार्च सीरीज, याद रखिएगा, जिसका कमेंसमेंट हुआ था शुक्रवार को। आगे देखने की कोशिश करते हैं हर्षदा के इस प्रश्न को थोड़ा सा, अगर आप देखिए उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉल राइटर्स को देखें हर्षदा, इस वक्त कॉल राइटर्स को देखें, वो जंप करके नीचे आ रहे हैं और ये टेंडेंसी काफी, अगर आप देखें उनकी बढ़ रही है। 17,500 पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.13 CR,
400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है, 74 लाख और आउटस्टैंडिंग बाय 86 लाख, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। बट स्टिल आप एक चीज देख पा रहे होंगे हर्षदा, 17,300 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर 54 लाख के आउटस्टैंडिंग बाय के साथ खड़ा हुआ है। मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास शॉर्ट पे पैसा बन चुका है निफ्टी के, तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट शॉर्ट। थोड़ा सा एक वाजिब लेवल मिले ना हायर लेवल्स पे, तब शॉर्ट करेंगे हर्षदा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी निफ्टी बैंक एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जो कि एक सीरियस पुल बैक दे सकता है। नो डाउट निफ्टी आईटी कमजोर है, बट याद रखिएगा निफ्टी के शॉर्ट से एक बार इसलिए निकल के आइए क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो ये अब शुक्रवार का हाई दैट वाज 4351 उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यकीन मानिए ये क्लोजिंग बेटर नोट पे हो सकती है इफ यू बाइसेक्ट 4350 ऑन द हायर साइड। क्यों? लेके आइए जरा प्लीज एक बार आप निफ्टी बैंक के 6 स्टैट्स कॉल्स और पुट्स के अगर आप देखें, जो इस वक्त स्टैट्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए लास्ट रिपोर्टेड डेटा जो था हमारे पास शुक्रवार की भाव कॉपी हर्षदा, उसमें 40,000 पे पुट भी बिकी थी, कॉल भी बिकी थी, दोनों के पास एक कन्विक्शन था। और आप देख रही हैं इस वक्त 40,000 का कॉल राइटर हल्का सा बैकफुट पे है, 40,300 पे आउटस्टैंडिंग वाई ज्यादा बढ़ा नहीं है, एंड सेम इज द केस विद 40,500। और वहीं पे दूसरी तरफ 40,000 पे पुट राइटिंग, 39,800 पे पुट राइटिंग और 39,500 पे पुट राइटिंग। सो ये केस बन रहा है हर्षदा एक निफ्टी बैंक के स्ट्रॉन्ग पुल बैक का, उस पर आप राइड कर सकते हैं, बट क्लियर कट वो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक तभी आएगा इफ यू बाइसेक्ट द ट्रैजेक्टरी ऑफ 4350 द हायर साइड, जो कि फ्राइडे का हाई भी था। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप बैंक निफ्टी पे कंफर्टेबल नहीं है तो हालांकि मैं वो गाइडेंस नहीं दे सकता हूं, बट स्टिल ICICI बैंक इज लुकिंग फार बेटर राइट नाउ हर्षदा। इनफैक्ट ICICI बैंक का ही सहारा है जिसके चलते हमने देखा है निफ्टी बैंक में एक बहुत तगड़ी तेजी, और उसके बाद ऑफ कोर्स कोटक फॉलो करता हुआ। लेकिन आपके लिए लेकर आते हैं इस समय के सबसे बड़े एक्शन वाले ट्रेड्स। आप कह सकते हैं कि बैंकों में अच्छी खासी तेजी, लेकिन बाकी पॉकेट्स हैं अच्छे खासे वीकनेस के, चाहे वो IT हो, मेटल हो, ऑटो हो, वो क्रॉस द बोर्ड वीकनेस देखने को मिली है। एम्फेसिस देखिए 7% का नुकसान इसमें बनता हुआ, सिटी ने सेल कॉल दिया, 1705 का टारगेट है, स्टॉक टूटा है आज। जी एंटरटेनमेंट में बिकवाली का सिलसिला आज फिर हावी है। संवर्धना मदरसन में आज हम देख रहे हैं 4.5% तक का करेक्शन। PVR डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे पैमाने पर हमने देखा है तो पठान की सक्सेस, और उसके बाद कंपनी अपने ओवरऑल फुटप्रिंट को काफी मजबूत करने में लगी है, एक्सपेंशन अनाउंस कर रही है, स्टॉक चल नहीं रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए एक और कठोर सत्र, 9% नीचे। UPL, नेस्ले, MGL, ये तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली की पोजीशंस काफी ज्यादा है। लेकिन थोड़ा सा आप सिल्वर लाइनिंग इस मार्केट में देखें तो वो बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से आया है। ICICI बैंक 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगभग 1.5% तक का इजाफा, और सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा आपकी स्क्रीन पर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इस समय निफ्टी का हाल देखेंगे तो ICICI, कोटक और SBI, ये वो 3 काउंटर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा तेजी की तरफ कंट्रीब्यूशन बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसका पूरा प्ले वो निफ्टी बैंक में ज्यादा दिख रहा है वर्सेस द निफ्टी, जो अभी भी कोशिश कर रहा है संभलने की, लेकिन 17,350 के नीचे ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 1:4 का रेशो इस समय हम देख रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा, और दिन भर दरअसल ये रेशो कायम रहा है। तो वीरू, ये है फिलहाल मार्केट का हाल। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ रहे हैं, उनको फटाफट से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम शरद अवस्थी से डिटेल में बातचीत करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल कॉल्स पर प्रकाश गाबा, रुचित जैन, सुदीप शाह, शिल्पा रावत, स्वाति होतकर, ये सब हमारा साथ देंगी। 2:20 पर खासा फोकस बजाज ऑटो ने की ओर से जो प्रोडक्शन कट के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं कंपनी के लिए। स्टॉक वैसे याद रखिएगा 5% करेक्ट कर चुका है, और बाकी ऑटो कंपनियों पर भी क्या फियर है एक्सपोर्ट मार्केट बिगड़ने का। इस पर हम एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑटो एनालिस्ट आदित्य वेलेकर से खास चर्चा करेंगे। 2:30 पर सुमित बताएंगे कि इस मार्केट के उठापटक के बीच रिटेल निवेशकों का मूड क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका होगा। वो तमाम अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए शिल्पा रावत से लेंगे सस्ता ऑप्शन। आज चार्ट का चमत्कार देंगे रुचित जैन, तो साथ ही हम चार्ट का चमत्कार स्वाति की तरफ से, और रुचित देंगे एफनो का सुपरस्टार, और फंडामेंटल्स के लिए बात करेंगे शरद अवस्थी से।
देवेन चोकसी को भी दरअसल हम जोड़ने वाले हैं मार्केट्स पर डिटेल में बात करने के लिए। तो ये सारे जानकार हमारे साथ होंगे और ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी आज का ट्रेड कैसे लेना है। चलिए लेकिन पैनल खोल देते हैं। गावा साहब, स्वाति होतकर, शरद, आप सबका स्वागत है। गावा साहब, अब एक बहुत ही सॉफ्ट नोट पर शायद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मार्केट की चर्चा आगे होगी। डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू एंड ऑफ कोर्स आपकी पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि आप सब लोग शायद अपने करियर को साथ में ही शुरू करते हुए नजर आए हैं। एंड यू एट वन टाइम, मुझे याद है आप अश्विनी साथ में हमारे शोज को ज्वाइन करते थे। तो डीपेस्ट कंडोलेंसेस, एक बड़ा लॉस है खास तौर से सीएनबीसी परिवार के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। ऐसा है कि अश्विनी बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स है। बहुत रेयर होता है कि टू टेक्निकल एनालिस्ट दोस्त हो। हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उनकी बेटी का गार्डियन रह चुका हूं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अश्विनी पहले हम थे, मैथ्यू, सुदर्शन सुकानी, रजत, माइसेल्फ, अश्विनी बाद में आए। तब से दोस्ती है हमारी, क्वाइटली दोस्ती है। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, विजिट करते हैं एक दूसरे को, उनकी फैमिली मिलते हैं। मुझे ध्यान है एक्चुअली एक बार उनका कुछ फोन आया मुझे और बोला कि राहुल जोशी का फोन आया है, चलो चलते हैं। तो अगर आज मैं हूं यहाँ पर सीएनबीसी में, तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद तो हम दोनों ने डिसाइड किया चलो चलते हैं। तो हम यहाँ पर हैं इसलिए बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंडशिप। बहुत ही रेयर फ्रेंडशिप। ही वाज वेरी फनी, वेरी ब्लंट। उनकी वाइफ और बेटी हंसते थे उनकी आवाज जब उनके हम किस्से सुनते थे। अमेजिंग अमेजिंग। याद आपने बताया था जब उनकी बेटी शायद बॉम्बे पढ़ने के लिए आई थी या फिर काम से आई थी, आप लोग मिले थे। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर यू हैड वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अश्विनी गुजराल। She was staying in my house. Yes. Lovely girl, very lovely girl. She's not here now, she's abroad. But yes, lovely girl, absolutely. एंड अश्विनी गुजराल दरअसल एक ऐसे पर्सनालिटी है जो शायद हम कभी भूलेंगे नहीं। विल ऑलवेज रिमेंबर हिम। आई एम श्योर आप लोग जब भी अपना चार्ट खोलोगे तो उन्हें याद जरूर करेंगे। कमिंग बैक टू द मार्केट, गावा सर, बताइए आज के लिए ट्रेड की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देगी? कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? बिकॉज दो अलग छोर हो रहे हैं। निफ्टी बैंक में बहुत तगड़ी रिकवरी आई है तो निफ्टी में दबाव कायम है। लेकिन यहाँ पर एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन सपोर्ट निफ्टी का 17,300 पे है। अगर 17,300 सपोर्ट समझ जाता है तो बैंक में थोड़ा भी अपू नज मिलेगा तो निफ्टी में सपोर्ट मिलेगा, वो करीब 17,500 तक आ सकता है। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव देखना चाहिए, नेगेटिव नहीं, डाइवर्जन को। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लग रहा है। इट काइंड ऑफ डबल बॉटम बना है और लगता है कि यहाँ से एक अपू मिलना चाहिए। 1723 पर ट्रेड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। 1700 का स्टॉप लगाइए, 1710 का भी लगा दे स्टॉप लॉस तो भी चल जाएगा। मुझे 1740 से 1750 नजर आते हैं कोटक महिंद्रा में आज और कल में। कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा खासा मौका दरअसल तेजी का बन रहा है और क्यों ना हो बहुत तगड़ा पुल बैक स्टॉक में देखने को मिला है। स्वाति, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी सरसुला जी, अभी के लिए मैं 2 बार कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी। पहला GSPL है। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रांगली स्ट्रेंथ अपनी होल्ड कर रहा है। सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जैसे 50, 100, 200 DMA उसके ऊपर वेल सस्टेन्ड है। वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम से तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। इवन तो ऐसे मार्केट में स्ट्रेंथ होल्ड रखना काफी बड़ी बात होती है। और तो टेक्निकल बैकग्राउंड मुझे ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 295 to 300 तक हम लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल 281 के आसपास चल रहा है तो आप बाय कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 275 का। सेकेंड बाय कॉल मेरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर पे आज हम देखेंगे तो उसने 50 DMA का सपोर्ट लिया, वहां से वो बाउंस बैक दिखा रहा है। तो ये मेजर करेक्शन नहीं नजर आया है हमें ये काउंटर पे। लार्जर डिग्री पे स्ट्रॉन्ग है ये काउंटर, तो मुझे लगता है सपोर्ट के जिस हिसाब से पुल बैक रैली कंटिन्यूड रखा है काफी स्ट्रॉन्ग भी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो HL करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 2520 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अपसाइड में 2640, 2650 के लेवल्स देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक अच्छा खासा मौका इस समय आप लेकर चले तेजी का और GSPL भी एक शॉर्टलिस्ट किया है। रुचित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी जी, वेल 2 कॉल्स है। सबसे पहला बाय कॉल ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस में से रहेगा क्योंकि वहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस है। तो एक्सिस बैंक विद इन द बैंकिंग स्पेस बाय रिकमेंडेशन रहेगा मेरा,
क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न स्टॉक में बना है, प्रीवियस स्विंग लोज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और आज देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ लोअर लेवल से दिखी है। सो यहाँ पे एक्सिस बैंक अभी 855 के आसपास खरीदारी करे, 845 के स्टॉप लॉस है, 874 तक के टारगेट्स के लिए, और एक सेल कॉल है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में या निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इंपॉर्टेंट प्रीवियस लोज सपोर्ट टूटे हैं। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में नो आपको स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी कंटिन्यूड रहेंगे। पीवीआर जिसमें से आज स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लोज काफी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थे वो ब्रेक किया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। यूजुअली जब ऐसे अच्छे सपोर्ट्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होते तो स्टॉक कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रह सकता है। 1585 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है 1450 के टारगेट्स के लिए। 350 के लिए एक टारगेट। पीवीआर में आज देखिए गहरी वीकनेस, 4% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। शिल्पा, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड हर्षिता जी। मेरा अभी के लिए एक सेल कॉल रहेगा, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रह सकता है, बट आई बिलीव कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आई एम लुकिंग एट L&T फाइनेंस होल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वैसे भी ऑलमोस्ट 2% डाउन है, और यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो अराउंड 89-90 पे इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 88 रफली नाउ। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सेल बनता है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 89.5 का, और आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 85 एंड 83 भी देखने को मिल सकते हैं। आप इसका ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। आप 85 का पुट ले सकते हैं जो रफली 2 या 2 रुपये 30 पैसे के अराउंड है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स टिल 85 to 83 जोन्स। 85 से 83 के टारगेट के लिए एक मौका। दरअसल L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में शॉर्ट साइड का ट्रेड है, भले ये स्टॉक का यहाँ पर हमने देखा है बाकी फाइनेंशियल्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी हो। अच्छा, कोटक एक पिक काबा साहब ने दिया। काबा साहब, मैं आपसे इनफैक्ट ICICI बैंक पर भी राय लेना चाहती हूँ। आपको कोटक क्यों ज्यादा बेहतर पसंद आया है? फिर सुबह में ये ट्रेड लिया हुआ है। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव दोस डिटेल्स, क्योंकि ये भी एक काउंटर है ICICI बैंक का जो 850 पर वापसी दिखाता हुआ, और एक बहुत ही बड़ा पुल बैक देखने को मिला है स्टॉक में। इसीलिए मैंने अवॉइड किया इसको, क्योंकि पुल बैक काफी हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं ऊपर नहीं जाएगा। इनफैक्ट ICICI बैंक का जो बाय सिग्नल जनरेट होता सुबह ही हो गया था करीब 840 के आसपास, अब ट्रेड करा 852। सिंस ये मूव थोड़ा एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया, अच्छा मिल गया, इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया। और कोटक में एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है। मुझे ICICI बैंक अब भी अच्छा लगता है, वेरी गुड चांस 865 तक जाएगा। अब उसके लिए अगर फ्रेश ट्रेड करना है तो स्टॉप होगा 846 का। तो ICICI बैंक भी अच्छा है, कोटक भी अच्छा है, दोनों ही ले सकते हैं। अगर सिर्फ एक लेना है तो कोटक पे। जी, तो कोटक पहली पसंद है। उसके बाद ICICI बैंक में 865 का इस समय आप टारगेट ले सकते हैं। स्टॉक में आप देखिएगा करीब 3-3.5% तक का OI एडिशन है, बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बैंकों पर एक दो और मैं सवाल लेना चाहती हूँ, खासतौर से जो PSU बैंकों में एक्शन देखने को मिला है। रुचित, आपने नोट किया होगा, कंसिडरिंग आपने भी एक्सिस बैंक पे किया, I'm sure आपने पूरा खंगाला है लिस्ट को। PSU बैंकों में एक तो SBI है जहां पर स्ट्रेंथ है 1.5% का इजाफा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर जहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन ज्यादा बेहतर देखने को मिला है, एंड सेम फॉर कैनरा बैंक। इन तीनों में अगर कोई PSU बैंकों में ट्रेड लेना चाहता है, आप किसको लेकर ज्यादा कंफर्ट रखते हैं? मेरे ख्याल से अगर कोई भी पुल बैक मूव PSU बैंक्स में भी आता है फ्रॉम ईयर ऑन, तो जो लीडरशिप रहेगी वो शायद SBI से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड है। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और पुल बैक में अपने 20 EMA टेस्ट करता है, तो 540 538 ये टारगेट्स एटलीस्ट पुल बैक में टेस्ट कर सकते हैं। सो मे बी फॉलो अप मूव बाद में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे शेयर्स में भी मिलेगा, क्योंकि वो थोड़े हाई बीटा नेम्स है, तो वो यूजुअली लार्ज कैप लार्ज बैंक को बाद में फॉलो करते हैं। सो लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से आई थिंक SBI अगर रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी देखना तो SBI करंट लेवल्स पे पुल बैक मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़े नहीं है। 538 539 के आसपास 20 EMA वो टारगेट स्टॉक में बन सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनती हुई साफ देखने को मिली है। एक मौका आज फाइनेंशियल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक का जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसके सामने अगर आप बाकी बाजार के हाल देखें तो बिकवाली के कई अंश देखने को मिलेंगे। एक ऑफ कोर्स है अदानी एंटरप्राइजेस जो करीब 9% नीचे है, लेकिन दूसरा है बजाज ऑटो, और उसकी चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि आज बजाज ऑटो सुबह से ही धक्के खा रहा है, लगातार बिकवाली का प्रेशर।
आज देखने को मिला, करीब 5% नीचे। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं कि बजाज ऑटो में हुआ क्या। दरअसल आज सुबह में आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट्स की कंपनी अपना जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसके तहत जो प्रोडक्शन है उसमें कटौती करने वाली है। और ये कटौती क्यों हो रही है? क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में हमने देखा खासा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। मार्च में अनुमान ये जताया जा रहा है कि 25% अपने उत्पादन में कंपनी कटौती करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी ज्यादा फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। नाइजीरिया इनका सबसे बड़ा मार्केट है और वहीं पर वो डिमांड स्लो डाउन देखने को मिला है। इसी के चलते एक्सपोर्ट कट्स पर कंपनी फोकस कर सकती है। मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स में हमने देखा है कंपनी कह रही है कि दरअसल प्रोडक्शन कट की तैयारी हो रही है। अनिश्चितता का माहौल है क्योंकि वहां पर डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इलेक्शंस आने वाले हैं, डिमांड है नहीं। साथ ही साथ पिछले 6 से 8 महीनों में अगर आप ध्यान दें एक्सपोर्ट मार्केट में लगातार कमी ही देखने को मिल रही है। कुछ डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि सितंबर से लेकर जनवरी तक किस तरह की सेल्स में हमने देखा है दरअसल एक्सपोर्ट वाली कमी देखने को मिली है। जनवरी के महीना जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने पेश हुए थे, ये 30 महीने के लोस पर दरअसल जैन का वो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया था। वो बार ग्राफ्स लेकर आएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा 1,680,000 गाड़ियां ही इन्होंने एक्सपोर्ट की। और उससे पहले आप देखेंगे तो ये आंकड़ा क्लियरली पिछले 3 महीनों में दबाव में रहा है और सितंबर से हमने देखा है वो प्रेशर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है कि एक्सपोर्ट्स एक स्लाइड दिखा रहे थे। पिछले 6 महीनों के लिहाज से अगर देखें ऑन एन एवरेज पिछले साल 2022 की तुलना में 34% की कमी देखने को मिली है एक्सपोर्ट के मार्केट में। तो प्रेशर क्लियरली है। अब ये सिर्फ बजाज ऑटो की कहानी नहीं है, बाकी अगर कंपनियों की भी बात करें तो वहां पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसी पर फोकस करेंगे, लेकिन पहले बजाज ऑटो में शरद आपसे पूछना चाहूंगी, फिर हमारे साथ दरअसल आदित्य भी जुड़ रहे हैं। आज का क्रैक क्या और गहरा सकता है शरद अवस्थी? कंसिडरिंग 3646 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में, 5% का नुकसान देखने को मिला है। बजाज ऑटो में आज जो पेन देखा गया है, इज इट द बिगिनिंग ऑफ अ फॉल? नहीं, मुझे लगता है ये एक नीजक रिएक्शन है, बट अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि लगभग 4 मिलियन यूनिट जैसी सेल होगी। तो वैसा अगर होता है और ग्रेजुअली जैसा कंपनी बोल रही है कि 3-4 महीने बाद नॉर्मलाइज होना चाहिए, सिचुएशन को बेटर होना चाहिए, तो उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और जनरली लोअर एंड प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट होते थे, तो जो मार्जिन इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम इम्पैक्ट थोड़ा आएगा, बट वो भी शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। मैक्सिमम 1 क्वार्टर का पेन और होना चाहिए। और इन वैल्यूएशंस पे मुझे नहीं लगता कि और डाउनसाइड बचती है। हमारे लक्ष्य करीब 4400-4500 रुपए के हैं। आपको नहीं लगता कंसर्न होना चाहिए? हमारे साथ अब एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर भी जुड़ गए हैं। आदित्य, जो सिचुएशन नाइजीरिया में उभर कर आ रही है उससे ऑफ कोर्स डिमांड पर इम्पैक्ट रहेगा, और पिछले बारी जब हम कंपनी से बात भी कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल एक्सपोर्ट मार्केट में जारी रहेगा। ये कितना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है? शुरुआत उससे। हाँ, ये 2 क्वार्टर्स तक तो अप टू जून 2023 तक तो उन्होंने बोला ही था कि एक्सपोर्ट्स थोड़ा वीक रहेगा, स्पेशली इन द अफ्रीकन रीजन। तो उसके बाद उसके बाद वी हैव टू मॉनिटर कि अभी उसके बाद वो कैसे पिकअप करता है। बेस्ड ऑन दैट उसके बाद अगर वो पिकअप करता है और 40 लाख यूनिट्स वो सेल कर पाता है इस साल 2023 में, और 24 में अगर उसके ऊपर कर पाता है, तो फिर एक ये रिसेंट ये जो फॉल हुआ है ये थोड़ा नीजर बोल सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है अभी भी। अगर ये जून में एक रिकवरी नहीं आता है, जो ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट जो बोल रही है कि 2 क्वार्टर तक वीकनेस है, उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर एक इम्पैक्ट हो सकता है। ये क्या सिर्फ डिमांड डिस्ट्रक्शन है नाइजीरिया की वजह से, या फिर कुछ और भी कारण है? क्योंकि मैं कुछ और रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि डॉलर अवेलेबिलिटी का एक बड़ा इशू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका मार्केट, साउथ एशिया के मार्केट्स। वो अगर ड्रैग होता है, क्या ये 2 क्वार्टर से ज्यादा एक्सटेंड होने का डर है? अभी फिलहाल तो 2 क्वार्टर का उन्होंने गाइडेंस दिया है, जून में रिकवरी हो सकती है। तो बट अभी ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फेड कंटिन्यूस हाइक्स करता है, जब अभी लेटेस्ट जो यूएस से डेटा आया है कि लेबर मार्केट अभी वहाँ भी अभी भी स्ट्रांग है, तो फेड अभी भी जो पाइवोट फेड का होने वाला था वो
अब कब होगा उसका थोड़ा सा एक अनिश्चितता आई है। तो ये पेन 2 क्वार्टर तक तो विजिबिलिटी है पेन का, उसके बाद ये पेन अगर बरकरार रहता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोडक्शन हिट हो सकता है। दिस इज अक्रॉस द रीजन्स मींस, बट अफ्रीका रीजन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है जहाँ पे इनका सबसे बड़ा मार्केट है। अच्छा आदित्य, मेरे को बताइए, क्या ये सोनली बजाज ऑटो की प्रॉब्लम है या फिर बाकी टू व्हीलर कंपनियों के लिए भी ये स्थिति है? कुछ डेटा पॉइंट्स इनफैक्ट हमने भी निकाले थे और मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि नवंबर, दिसंबर एंड जैन सब इन तीनों में हमने देखा है क्लियरली, चाहे वो टीवीएस मोटर हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर आयशर हो, सबके एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिल रही है। करेक्ट। तो ये टीवीएस हो, बजाज हो, इवन हीरो मोटर्स, हीरो का तो एक्सपोर्ट्स थोड़ा कम है, बट टीवीएस का भी इम्पैक्ट हुआ है एक्सपोर्ट्स। आइचर का एक्सपोर्ट्स यूएस में थोड़ा और यूएस में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट फिर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो आइचर का भी उसके वजह से सेल्स रियलाइजेशन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वो कम हो गया था बिकॉज ऑफ लोअर एक्सपोर्ट्स। तो दिस इज अक्रॉस टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो ये एक 2 क्वार्टर्स का पेन तो अक्रॉस ओईएम्स रहेगा। मेरे साथ अब आशीष भी जुड़ रहे हैं। आशीष, हाँ, मैं सुन रहा था, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। अच्छा आदित्य, हाय, गुड आफ्टरनून। तो ऑटो एज अ स्पेस दिक्कत में सिंगल आउट हो रहा है बजाज ऑटो, क्योंकि लार्जली प्रेशर एक्सपोर्ट रिलेटेड इस समय, या उसके रिलेटेड अपडेट्स थे। बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है सारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में। बजाज का कितना एक्सपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट है? और अब जब इस तरह का प्रेशर 3600 के आसपास, बजाज ऑटो आज 5-5.5% गिर के कामकाज कर रहा है, आपका इन लेवल्स पे एक फंडामेंटल व्यू बन क्या रहा है? आप लोग इस डिप्स में खरीदारी करा रहे हो एक्सिस सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स को या नहीं? इसका लगभग 50% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन था FY22 में, जो अभी थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स। तो इस लेवल से अभी इसको थोड़ा वैल्यूएशन सपोर्ट तो है इस लेवल पे, तो यहाँ से डाउनसाइड तो लिमिटेड लग रहा है बिकॉज उसके दो वजह है। एक तो उसका जो 125cc डोमेस्टिक सेगमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और अभी Q3 में भी हम लोगों ने देखा कि एक्सपोर्ट्स कम होने के बावजूद उनका EBITDA मार्जिन 19% आया था। तो उनके पास लीवर्स है मार्जिन बरकरार रखने का। और डोमेस्टिक सेल्स अगर वो 3 व्हीलर सेल्स और 125cc सेगमेंट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये एक्सपोर्ट्स को पार्शली ऑफसेट हो सकता है। बट मोर क्रिटिकल ये है कि लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए अभी जून 2023 से अगर एक्सपोर्ट्स में पिकअप होता है तो फिर डेफिनेटली ये लेवल, दिस लेवल्स आर अट्रैक्टिव। तो यहाँ से डाउन साइड काफ़ी मीन्स ज़्यादा नहीं लग रहा है, लिमिटेड लग रहा है। अपसाइड तभी होगा जब 20 जून के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक सीन बन रहा है कि एक्सपोर्ट में रिकवरी आ सकती है, तो डेफिनेटली स्टॉक परफॉर्म करेगा अच्छा। आप कह रहे हो इस समय रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, डाउन साइड ज्यादा नहीं है, पर बाय का ट्रिगर अगर जून ऑनवर्ड्स एक्सपोर्ट्स वापस बहाल होते हैं, पिकअप होना शुरू होते हैं, तब कन्विक्शन, तब कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सपोर्ट का इशू बजाज ऑटो को खा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट वैसे ही हम जाकर देख रहे हैं सबड्यूड डिमांड है। आदित्य, वो हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं। टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी अच्छा रैली कर चुका है किसी ईवी थीम पे। तो ये तीनों दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर को कुछ खरीदना है या अभी सब वेट एंड वॉच ही रखना है? वैल्यूएशंस थोड़ा और करेक्ट हो सकता है तो टीवीएस या बजाज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं एट अ लोअर लेवल। क्यों? एक टू व्हीलर इंडस्ट्री अभी इस साल थोड़ा मिड सिंगल डिजिट में ग्रो कर सकती है, ऐसा एक इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है। सो थोड़ा सा एज कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर इंडस्ट्री थोड़ी कम ग्रोथ से बढ़ेंगी। तो एक ओवरऑल प्रेशर तो ये टू व्हीलर ओईएम्स पे है। तो अगर इन सब में कंपेयर किया जाए तो आयशर मोटर्स थोड़ा ठीक है टू व्हीलर इंडस्ट्री में, क्योंकि उसका प्रीमियम पोर्टफोलियो है और एक्सपोर्ट्स भी उसका अफ्रीका नेशंस में इतना एक्सपोजर नहीं है। तो वो अगर थोड़ा लोअर लेवल पे अक्यूमुलेट करते तो आयशर इज बेटर बेट देन बजाज एंड टीवीएस। तो आयशर एक बेटर बेट वर्सेस बजाज एंड टीवीएस। शुक्रिया आदित्य हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये देखिए प्रेशर पॉइंट और अफ्रीकी मार्केट्स दरअसल इंपॉर्टेंट है। आशीष, कुछ साल पहले आई डोंट नो
आप वो शो देखते थे या नहीं, टॉप गियर बीबीसी पर आता था जब बहुत रेगुलरली बीच के देखे हुए बीच बीच में। तो उसी टीम ने फिर एक और नई सीरीज निकाली थी, तो उसमें उन्होंने अफ्रीकी मार्केट में टू व्हीलर्स पकड़ी, जिसमें एक टीवीएस थी और ऑफ कोर्स कुछ 2-3 और बाइक्स थी, और वो ऑफ रोडिंग गए थे। बाकी सबके अंजर पंजर ढीले हो गए, टीवीएस अपने अंजाम तक पहुंची और वो एक बहुत सक्सेस थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली कहा था कि इंडिया के जिस तरह के रोड्स हैं और जिस तरह से बाइक्स बनती है, और उसमें बजाज ऑटो का भी जिक्र किया था, ऑफ कोर्स उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं थी, वो अफ्रीकी मार्केट के लिए एकदम सेट है। इसीलिए वहां पे इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और डिमांड काफी स्ट्रांग है इन प्रोडक्ट्स की। लेकिन अगर वहीं पर स्लो डाउन है तो चिंताजनक स्थिति उभर कर आ सकती है, जो कंपनी लार्जली कॉशन करती हुई दिखाई दे रही थी। तो भाई टॉप गियर वाले भैया का धन्यवाद हमारे प्रोडक्ट्स को सराहने के लिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करने के लिए। गाबा सर है क्या? गाबा सर, ये 3-4 नाम जो लिए थे, आई एम श्योर इस बीच चैट में आपने टेक्निकली सबको वेट करके देखा होगा, देखा ना सर? कोई कहीं कोई ट्रेडिंग बेट ईदर वेज तेजी बंदी का कॉल कोई आ रहा है क्या? चाहे वो बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्प हो, टीवीएस मोटर हो, या फिर कोई आयशर मोटर जो एक्सपर्ट की पसंद थी फंडामेंटल? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आयशर मोटर सुबह मैंने सेल दिया था, मुझे लगता है वीकनेस है। बजाज ऑटो में एक बाउंस मिल सकता, टीवीएस मोटर में सॉरी एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि बाउंस अच्छी जगह से हुआ 1060 का, लेकिन इस बाउंस पर भरोसा नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो 1100 में अटकेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए। ओके भाई, किसी में कहीं ट्रेड नजर नहीं आता है, बल्कि आज सुबह आयशर मोटर्स पे भी एक सेल कॉल था। पता है, जब रोल ओवर डेटा एनालाइज कर रहे थे हम लोग, तब पिछले हफ्ते के एंड में सारे एक्सपर्ट्स ने अलग से मेंशन करा था कि ऑटो एज अ स्पेस में बड़े जो रोल ओवर डेटा है बड़े शॉर्ट साइड्स पे, और ये पॉकेट इस मार्च सीरीज के लिए दिक्कत में रहेगी। शिल्पा, आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा था क्या जब आपने रोल ओवर शीट एनालाइज करी थी अपनी? शिल्पा, आपको अनम्यूट करना है। सॉरी जी, डेफिनेटली जब रोल ओवर्स हम कर ही रहे थे तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में ओनली अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल्स में अच्छा खासा था और सीमेंट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ था। बाकी ओवरऑल बैग्स वर लुकिंग मिक्स्ड टू नेगेटिव। ऑटो में भी मिक्स बैग था, कुछ काउंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कुछ काउंटर्स वेरी वीक थे, बट ऑफकोर्स दिस सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ इन बजाज ऑटो वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। सो डेफिनेटली एक वीक ही है, सेटअप इज वेरी वीक नाउ। ओके, इस बीच पैनल में आपको एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब नजर आएंगे। सुदीप, हाय, गुड आफ्टरनून। सुदीप, बाकी बात बाद में, पहले आपका प्रेफर्ड पिक इस समय, क्या ट्रेड ले रहे हो या क्या ट्रेड दिलवा रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मार्केट्स जो हिसाब से हम देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जो पिछले हफ्ते चल रहा था, उसके बाद करेक्शन दिया और अब वापस आज चलना चालू हो रहा है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL में हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक एक अच्छा मूव आया था 2400 से 2700 के बीच, उसके बाद स्टॉक वापस से 2500 2490 2510 के आसपास वापस से पिछले 2-3 दिन से सपोर्ट ले रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ उसमें वापस से एक बाइंग आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय किया जा सकता है 2520 के स्टॉप लॉस से 2680 एंड 2700 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो हाल में दरअसल आप कह रहे हैं 2680 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कुछ देर पहले स्वाति ने भी हाल पर ही नजरें गड़ाई और 2640 दरअसल उनका टारगेट था। तो ये एक मोमेंटम वाला ट्रेड जाहिर तौर पर उभर कर आया। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा है कुछ हरकत दिखने लगी है, जोर दिखने लगा है। बैंकिंग काउंटर्स का तो दबदबा बना हुआ है, लेकिन दबे पांव से अब बायोकॉन में भी थोड़ी सी हरकत देखने को मिली। मुझे याद है दोपहर के कार्यक्रम में MCX का भी जिक्र हो रहा था, वो भी एक स्टॉक है जो पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बायोकॉन, स्वाति, अगर इस पर आप कोई राय दें, बताइए, क्या एक ट्रेड का मौका है या शॉर्ट लिव्ड ही है ये मूव? हमने देखा कि कल 217 के आसपास उसने एक लो करके बाउंस बैक रैली रखा। मुझे लगता है बाउंस बैक रैली भी शॉर्टली हो सकती है, जो कि काउंटर को लोकेशन होते हैं 20 DMA के आसपास तक, जो कि 234-235 का लेवल से, तो वहां तक ये रैली हो सकती है। अभी जो हम पुल बैक रैली देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रखता है, सस्टेन होता है, तो ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड होगी, बट मुझे लगता है ये काफी शॉर्टली उठ रहेगी कोई, क्योंकि मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है टेक्निकल सेटअप्स पे। तो अगर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 35 के आसपास, यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स। बायोकॉन, खैर बायोकॉन ने बहुत दिक्कतें झेली हैं, स्टॉक में तगड़ा प्रेशर था, वो फाइनली
कुछ फंड रेज हुए हैं, आपको याद होगा वो बड़ा एक्विजिशन करा था, वो एक्विजिशन अब डाइजेस्ट हुआ है, उसको कंपैरिजन में फंड रेज करे कोटक से इन्होंने, तो ठीक है, स्वीट स्पॉट में आता हुआ स्टॉक इस समय मोमेंटम पकड़ता हुआ। ऐसे ही एक और निफ्टी, अच्छा सुमित स्क्रीन पे नजर आएंगे, कुछ देर में सुमित के पास जा रहा हूं एक बहुत बढ़िया अपडेट के लिए, लेकिन पहले एनटीपीसी बढ़िया मूव, अब 1% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। पिछले आधे घंटे में, मेरे ख्याल से शो शुरू होने के साथ साथ एनटीपीसी में बहुत बढ़िया अपटिक्स आने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी वो दायरे में फंसा हुआ है। ऐसे में एनटीपीसी पे शरद अवस्थी साहब, फंडामेंटल व्यू क्या बन रहा है इस समय? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी कंफर्टेबल है, हालांकि अगले 2 साल में ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अर्निंग्स में कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा, बट कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है तो 19-20 रुपए की अर्निंग आनी चाहिए अगले साल, तो 10 का मल्टीपल भी मिलता है, तो मुझे लगता है 200, 190, 200 रुपए तक के लक्ष्य तो वैसे ही बनते हैं। और अगर जो रिन्यूएबल वाली स्पेस है उसमें कोई डील होती है स्टेक वगैरह सेल की, तो वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के लिए, तो मुझे लगता है इनिशियली 190, 200 रुपए तो इजीली पॉसिबल होना चाहिए स्टॉक में। वो एनटीपीसी में शायद एक मौका, एनटीपीसी ही नहीं, एनटीपीसी के साथ साथ पावर ग्रिड भी आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि दोनों काउंटर्स में दरअसल इस समय एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है, निचले लेवल से बड़ा मूव देखने को मिला। एनटीपीसी 0.91%, तो पावर ग्रिड में भी एक बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है। क्या ये एक्सट्रापोलेट करके आप निजी कंपनियों में देख सकते हैं? नहीं, टाटा पावर अभी भी नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर इनफैक्ट रुचित, एनटीपीसी और पावर ग्रिड दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ट्रेड लेंगे? कंपैरेटिवली देखें तो दोनों ही स्टॉक्स ने लास्ट 2-3 महीने में एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है, और पूरे थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखे तो ये मोर एक टाइम वाइज करेक्शन था विद इन एन अप ट्रेंड। सो अब ये टाइम वाइज करेक्शन से बाहर निकल रहे नो, तो और एनटीपीसी ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पे मैं दोनों में से एनटीपीसी में खरीदारी करने की सलाह दूंगा करंट लेवल्स पे। 180, 179 ये लेवल्स शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक हाई लेवल्स पे दिखा सकता है, तो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में खरीदारी करे 168 के स्टॉप लॉस से 179 तक के टारगेट्स के लिए। एनटीपीसी पावर ग्रिड को लेकर वैसे अपडेट्स आ रहे थे आज सुबह कि अब सुबह क्या वीकेंड पे अपडेट्स आए थे कि इनके कमिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ने कुछ 8 प्रोजेक्ट, हाँ, 800 करोड़, 800 850 करोड़ रुपए के आसपास के मंजूर, 4 प्रोजेक्ट 800 करोड़। बढ़िया मूव बनता हुआ एनटीपीसी में। आप लोगों ने एम्फेसिस डिस्कस करा क्या? नहीं, उस पर यार एम्फेसिस दिखाइए स्क्रीन पे। दरअसल आज मेरे ख्याल से अभी भी वायदा का वन ऑफ द टॉप लूजर्स है अदानी अदानी एंटरप्राइजेस को छोड़ दूं तो वो देखिए कोई रिस्पाइट नहीं है, 7.5% का दबाव 2200 के आसपास के लेवल्स पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था, 20-30, 20-40 के आसपास के जोन्स पे खड़ा हुआ है। 3 इश्यूज हैं, एक तो आपने देखा ये आईटी एज अ स्पेस दिक्कत में आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि यूएस फेड के हॉकिश होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो डर बन गया ग्रोथ स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेकर, और दूसरा डर बन गया है अगर यूएस एग्रेसिव हो रहा है फेड तो रिसेशन का खतरा और इनकी ग्रोथ को लेकर, तो ये आईटी इसलिए सिंगल आउट हुए। इनकी तो एक सिटी की रिपोर्ट आई, इस कंपनी के सीएफओ साहब एम्फेसिस के, उनसे मुलाकात हुई और वो खुद कह रहे हैं इस समय कुछ स्लो डाउन, डील टीसीवीज का कन्वर्जन रेवेन्यू में नहीं हो पा रहा। डील टीसीवी मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उस क्लाइंट से जितनी आनी थी हर साल कितना कन्वर्जन रेवेन्यू में हो रहा है वो धीमा पड़ गया है, यानी कि क्लाइंट्स अपना हाथ थोड़ा सा खींच रहे हैं, वो एक और दिक्कत की बात। सिटी तो कह रहा था 1705 के टारगेट्स, और तीसरा कुछ रिपोर्ट आज सुबह हर्षदा मेंशन कर रही थी कि अपडेट्स ऐसे हैं कि इन्होंने जो फ्रेशर्स को लेटर्स थमाए थे ज्वाइन करने के लिए अब वो डेफर कर रहे हैं उनके ज्वाइनिंग को, तो ये और इंडिकेशन है स्लो डाउन का। तो सब मिला मिलू के आईटी और ये सब इनके स्पेसिफिक तड़का 7.5% दबाव के साथ दिन के लोस पे ट्रेड कर रहा है। पहले टेक्निकली समझ लेता हूं कैसा प्लेस्ड है। स्वाति एक बार क्विकली एम्फेसिस देखिए, 7.5% का दबाव, सिटी का फंडामेंटल टारगेट तो कहीं नीचे का है। चार्ट्स पे आज वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? जिस हिसाब से वॉल्यूम्स एंड प्राइस का करेक्शन हमें नजर आ रहा है, काफी वीक चार्ट है। 20 डे में काफी दिनों से ये सपोर्ट ले रहा था जो कि 2190 2180 के रेंज में था, वो जैसे ही उसने सपोर्ट ब्रेक डाउन किया है उसमें फ्री फॉल हमें नजर आया है। मुझे लगता है ये डाउनफॉल कंटिन्यूड होगा अगर ये आज का जो लो वापस अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, 2020 का सपोर्ट है वो अगर वापस ब्रेक डाउन कर देगा तो ये सेलिंग प्रेशर और भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा, जो कि काउंटर को लेके चल सकता है 1960 1970 के आसपास। तो करंट लेवल पे बाय कॉल नहीं करना चाहिए, लिटिल बिट कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक से, तो थोड़ा दूर रहिएगा।
ठीक बात। रुचित, आईटी इंडेक्स का चार्ट देखा क्या ऑफ लेट? वो अच्छे मूव्स के बाद लगातार जो रह रहे कि अब करेक्शन के जोन्स पे आ रहा है, लगातार रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। चार्ट्स को स्टडी करके क्या लग रहा है आईटी एज अ स्पेस को लेकर? कितनी नर्वसनेस आ गई है, कितना दबाव और गहराता हुआ नजर आएगा? आज भी मेरे ख्याल से टॉप इंडेक्स लूजर तो ये, सेक्टोरल लूजर तो यही है जो आपकी स्क्रीन पे 2.25% का दबाव है। आई थिंक पिछले हफ्ते में ये स्टॉक ने अपने जो दिसंबर के हाईस थे, इस इंडेक्स ने, सॉरी निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 1 दिसंबर को हाई बनाया था 31,200 के आसपास, और वो हाई ये 20 फरवरी को इंडेक्स ने क्रॉस किया था। तो यूजुअली जब ऐसे प्रीवियस स्विंग हाइज होते हैं तो ऐसे कुछ ब्रेकआउट्स आते हैं तो उनमें फॉलो बाइंग रहती है तो काफी स्ट्रेंथ दिखती है, लेकिन सेम टाइम पे अगर ऐसे ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं तो वो और भी नेगेटिव संकेत रहते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट के समय जो भी ट्रेडर्स ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई है उन सबकी पोजीशंस वहां पे अटक गई रहती है। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर प्रूफ हुआ है जो रिसेंट स्विंग हाइज निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्रॉस हुए थे, और नेक्स्ट स्विंग लोज अभी इंडेक्स में 29,000 के आसपास आ रहे हैं। और जैसे हम आज स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन आईटी स्पेस में देख रहे हैं, बेरिंग टेक महिंद्रा जहां पे हमने ऑफ लेट काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे थे, सो वहां पे आई थिंक कुछ डिक्लाइन आएगा तो आपको वापस सपोर्ट नजर आएगा, बट उसके अलावा हैवी वेट्स में तो करेक्शन मेरे को लगता है और एक्सटेंड हो सकता है। 29,000 के लेवल्स ये निफ्टी आईटी इंडेक्स पे हम मानो ये वीक में आते हुए देख सकते हैं। टेक महिंद्रा की तो वो इन्वेस्टर डे आने वाला है, मेरे ख्याल 3 मार्च था। 3 मार्च, सुमित भी बैठे, उनकी आवाज आ रही है। 3 मार्च को वो इन्वेस्टर डे है। अब देखते हैं उससे पहले कोई अनाउंसमेंट आता है, उस दिन कोई अनाउंसमेंट आता है, उसी के होप्स में आपने बीच में बहुत तगड़ा प्राइस वॉल्यूम एक्शन आता हुआ देखा था टेक महिंद्रा में, बहुत तेजी बनी थी। अब वो डी डे पास आ रहा है, इस बात ध्यान रखनी है हमें। 4 का चक्कर शुरू करा जाए क्या? जी हाँ, है ना? हमारी जानकार एकदम तैयार है और शिल्पा रावत से लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन। शिल्पा बताइए, सस्ता ऑप्शन क्या चुना? जी, मेरे लिए अभी सस्ता ऑप्शन है, आई एम लुकिंग एट बर्जर पेंट। बर्जर पेंट अराउंड 550 पे बहुत अच्छे सपोर्ट बिल्डअप पे है, और ऑप्शन चेन में भी लग रहा है कि यहाँ से आपको टारगेट्स टू 580, 85 या 600 भी देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी बर्जर पेंट का 570 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 9.5-10 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। लुक फॉर टारगेट्स टिल 24 और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 6 रुपीज़ का लगाना है। ओके, तो 570 का कॉल लेकर चलें। बर्जर पेंट्स में एक तेजी का कॉल यहाँ पर आप दे रही हैं और एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बर्जर पेंट का मैनेजमेंट कमेंट्री आज सुबह में दरअसल नेटवर्क पर आए थे और वो पॉजिटिव ही रही है कि पिकअप देखने को मिला है इनके की इंपॉर्टेंट मार्केट्स में। वो स्टॉक हालांकि आज थोड़ा सा शांत है। 24 के टारगेट के लिए एक मौका खरीदारी का। चलिए अब रुचित को जोड़ देते हैं, एफएनओ सुपरस्टार, इनसे लेंगे। रुचित, जो मेरी आज की एफएनओ स्पेस में से पिक रहेगी ट्रेंड लिमिटेड। यहाँ पे आज ऑल्दो थोड़ी सॉफ्टनेस है, बट मैं यहाँ पे थोड़े कॉन्ट्रा कॉल्स लेना चाहूंगा, क्योंकि प्राइमरली अगर आप रिसेंटली देखें जब ये स्टॉक के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट हुए थे 8 फरवरी को, फरवरी के स्टार्टिंग के वीक में, तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव्स आए थे, जहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेशंस भी हमने देखे थे। और ये जो करेक्शन हायर लेवल से आया है 1380 के लेवल से अभी 1280 तक करेक्ट हुआ है, ये करेक्शन में वॉल्यूम्स बहुत कम है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि लॉन्ग फॉर्मेशन स्टॉक में बने हैं, लेकिन जब प्राइस करेक्शन में कोई अनवाइंडिंग नहीं है या वॉल्यूम्स काफी कम है, तो ये ऐसे डिक्लाइंस बाइंग के अपॉर्चुनिटीज तरीके से दिखने चाहिए। तो करंट लेवल्स पे मैं ट्रेंड लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह दूंगा 1250 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ पे 1340 1330 तक के टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई। ट्रेंड आज दिक्कत में हो सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो तेजी की तरफ ही है। मैं रिविजिट करूंगा सारे के सारे ट्रेड्स। पहले अब आप चार्ट का चमत्कार, डॉक्टर साहब उसकी स्टिंग प्ले आउट करिए और दिखाइए स्वाति को स्क्रीन पे। स्वाति, क्या चुना? ये चार्ट के चमत्कार में मैं लेना चाहूंगी पावर ग्रिड पे काउंटर। मुझे लगता है मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ब्रेकआउट इसमें। 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है 218-19 के आसपास। मुझे लगता है ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देगा। आज के वॉल्यूम जिस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। तो करंट लेवल पे आप पावर ग्रिड बाय कीजिएगा, 210 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इमीडिएटली टारगेट में देख लूं 235 to 240 के लेवल्स टेस्ट करेंगे। बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, खबर अच्छी आई है, ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है और दिख भी रहा है स्क्रीन पे वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए। और स्वाति प्रीएम्प्ट कर रही है उस ब्रेकआउट को, कह रही है 235 245 तक के लक्ष्य पावर ग्रिड में आते हुए नजर आएगी। मोमेंटम बहुत अच्छा पिकअप हुआ है। लास्ट में मिड कैप फंडा पे जा रहा हूं और शरद अवस्थी साहब से रिक्वेस्ट करी थी एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक। शरद जी, ऐसी कौन सी मिड कैप कंपनी जो SMIFS में सबसे ज्यादा पसंद आ रही है आज आपको?
SJS एंटरप्राइज है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी डेकोरेटिव एस्थेटिक्स ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रोवाइड करती है और कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है, उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए आने वाले समय में। बोर्ड ने करीब 300 करोड़ नए जुटाने की भी अनाउंसमेंट की है, तो मुझे लगता है वो भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों में काम आएगा, तो वो एक एडेड ट्रिगर हो सकता है जैसे वो अनाउंसमेंट आती है आने वाले समय में। बिना उसके भी हमें लगता है कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे रियलाइजेशन पुराने प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है, तो वो काफी हद तक मार्जिन को एड करेगा कंपनी को। जो इकोटेक कंपनी इन्होंने एक्सोटेक अक्वायर की है वहाँ पे ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए आने वाले समय में। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में 16-17% उछाल आएगा और शरद जी एक मिनट, सॉरी आप बहुत बढ़िया स्टोरी सुना रहे हो। हम लोग SJS एंटरप्राइजेस की बात चल रही है ना ये? जी हाँ प्लीज कंटिन्यू सर, लगा दिया स्क्रीन पे। तो SJS एंटरप्राइज में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 27 रुपए की अर्निंग आएगी। कंपनी एकमात्र बड़ी कंपनी है जिसके पास इतना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेस है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रेट्स काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, तो 27 पे 20 का मल्टीपल मिलता है, तो 540 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से SJS एंटरप्राइज। ओके, SJS एंटरप्राइजेस मेरे ख्याल से वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का धंधा, ठीक है। ये है अवस्थी साहब का प्रेफर्ड पिक। क्विकली 4 का चौका का आज का रैप। हमने शुरुआत कर दी शिल्पा जी के साथ। बर्जर पेंट्स खरीदारी करने का मन और बढ़िया एग्रेसिव टारगेट्स थे वो, 580 600 तक जाता हुआ नजर आएगा, ऐसा शिल्पा जी का मानना है। तो उसको प्ले करने का तरीका 570 का मार्च का कॉल ले लीजिए। 9.5 10 रुपए के आसपास था, इस समय 10 रुपए 5 पैसे पे चलता हुआ आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। 6 का स्टॉप है, 24 का लक्ष्य है इस कॉल में। रुचित ने कहा ट्रेंड में खरीदारी करने का मन, FNO सुपरस्टार के तौर पे। उनका कहना है भाई आज ठंडा है लेकिन मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, 1250 के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। 1340 1350 तक के लक्ष्य यहां पे देखने को मिलेंगे। चार्ट का चमत्कार स्वाति जी ने चुरा है। पावर ग्रिड थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करा, एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है जिस तरह के वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। 210 का स्टॉप है, 235, उसके बाद 245 तक के लक्ष्य। और शरद अवस्थी साहब ने अभी भी चुना एक फंडामेंटल बाय आइडिया मिड कैप फंडा के तौर पे SJS एंटरप्राइजेस। चलिए भाई, ये कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हो गए आज के लिए जो आप आपको रडार पर रखने। अदानी एंटरप्राइजेस हर टिक के साथ आज अब 10% का दबाव। इनफैक्ट अदानी पैक पूरा का पूरा, सारे स्टॉक्स इन रेड है। अदानी पोर्ट्स आज काफी देर तक इन ग्रीन था, वो भी लाल में स्लिप हो गया। अब सारे पैक और कई सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट, वो 5 वाले सर्किट वाले जो थे सब सर्किट में लोअर लगे हुए नजर आ रहे हैं आज। जबकि इनका मेरे ख्याल से वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर रोड शो सिंगापुर में अंडरवे होगा एज वी स्पीक, और उस बीच में प्रेशर थमने का नाम ही नहीं ले रहा, माउंट किया जा रहा है। गावा सर, अदानी एंटरप्राइजेस वापस अपने लोज जहां से चला था, मेरे ख्याल से 900 ऑड लेवल्स थे, 937 या जो भी, वापस रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है क्या? हाँ, रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, शायद वहां पर समझ जाएगा। वो ब्रीच हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लेवल आएंगे निकले। लेकिन वो जो लो देखा है हमने अडानी एंटरप्राइज का, वो था, मैं आपको बता दूं, यस वो लो था 1070 के आसपास, 996 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां से मिल जाता है तो ठीक है, तो और गिरावट आ सकती है अडानी एंटरप्राइज। फिलहाल तो वीक है, वहां तक जाने की टेस्ट की कोशिश कर रहा है। यस, अडानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज भाई दबाव बहुत तगड़ा, पूरे ग्रुप स्टॉक्स में प्रेशर माउंट हो रहा है। और सुमित कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला मामला बता रहे थे, क्या मामला है? देखिए, करीब 6.5 लाख करोड़ ग्रुप की मार्केट कैप अभी है एज वी स्पीक, और अपने हाई से 25 लाख करोड़ से ग्रुप की मार्केट कैप जो है टूट कर अब 6.5 लाख करोड़, यानी कि जितनी ग्रुप की मार्केट कैप अभी है इसकी 3 गुना ये ऑलरेडी इरोड कर चुके हैं। मतलब ये 24-25 लाख करोड़ थी, वहां से साफ होते होते 6.5 लाख करोड़ है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 19 लाख करोड़ की रिपोर्ट वाले दिन से लेके अब तक की मार्केट कैप है, यानी 11 लाख करोड़ तो वहां से साफ हो चुका है, और ये सब कुछ सिर्फ 2 महीने में हुआ है। गावा सर, क्या कैलकुलेशन कहता है आपका, हिंडनबर्ग ने शॉर्ट्स में कितना पैसा बनाया होगा? मुझे पता नहीं, मैं फंडामेंटल एनालिसिस, मुझे समझ नहीं कितना पैसा बना है, मुझे नहीं दिया। आपको देते तो आपको भी शॉर्ट साइड पे बैठना होता ना गावा साहब।
देना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अच्छा शरद, कितना और पेन है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले तो मार्केट यही कह रहा था कि शायद ये तमाम अदानी का पेन फैक्टर्ड इन है, लेकिन यहाँ पर वो बिकवाली का नल का खुला तो बंद ही नहीं हो रहा है। शरद देखिए, मुझे लगता है पॉकेट्स में तो ऑलरेडी ये ज्यादातर चीजें फैक्टर्ड इन हैं, और थोड़ी नर्वसनेस ज्यादा इस वजह से भी है कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे नहीं इसमें, और रिटेल और वो प्राइस मूवमेंट से थोड़ा सा जिटरी हो जाता है पूरा सिस्टम। बट अभी अगर आप देखते हैं अडानी पोर्ट, या उस दिन मैं अडानी पावर भी देख रहा था, अडानी पोर्ट और अडानी विल्मर तो मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। एसीसी काफी बढ़िया बैठा है इन वैल्यूएशंस पे, मेरे हिसाब से लक्ष्य करीब 2150-2200 के आसपास होनी चाहिए, और ऐसा कोई अडानी ग्रुप का अभी तक रब ऑफ भी नहीं है एसीसी में, बट स्टिल वो करेक्शन आई है उसमें। तो सेलेक्टिवली अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपना एक्सटेंड करके वेट कर सकते हैं, इस वोलेटिलिटी को कम होने का वेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्रेजुअली अब पोजीशन बनानी चाहिए, खास करके अडानी पोर्ट, अडानी विल्मर, और एसीसी में तो सर्टेनली मुझे लगता है कि काफी बढ़िया स्कोप है। ओके, आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है। अच्छा शारद, हम सब जानते हैं कि रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर थे नहीं, म्यूचुअल फंड्स जिनके पास थे उन्होंने पहले हफ्ते में ही अपनी पोजीशन काट ली, और वो 1-2 ही म्यूचुअल फंड थे, ज्यादा थे नहीं। तो इस समय बिकवाली आ रही है तो किसकी ओर से आ रही है? क्या एचएनआईज थे जो फंसे हुए थे अब लिक्विडेट कर रहे हैं, या फैमिली ऑफिस से जो लिक्विडेट कर रहे हैं? हु सेलिंग? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से हर किसी ने पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन सबके लॉजिक्स बहुत वीक थे कि जब तक मोदी है तब तक अडानी नहीं गिरेगा। ये सब ऐसे स्टूपिड लॉजिक्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ स्टॉक्स में तो वैल्यूएशन ऐसी थी कि मतलब मैंने शायद आपके एक शो पे बोला भी था कि अडानी पावर मुझे रिलायंस पावर की याद दिला रहा है। 8 साल के फॉरवर्ड कैश फ्लो डिस्काउंटेड थे, अब प्रोजेक्ट चालू नहीं है फिर भी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा एबरेशन है ऐसी चीजें जब होती है तो, और ये जनरली अक्रॉस मास है। ये देखिए, इतने बड़े कैपिटल की होल्डिंग सिर्फ रिटेल के पास तो हो नहीं सकती है, एचएनआईज के पास ही थी ऑब्वियसली, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस थे नहीं, तो लार्जली मेरे हिसाब से एचएनआईज के पास है। और जैसे जैसे ये करेक्शन आती है वैसे वैसे आपकी जो फंडिंग वगैरह वाले शेयर्स हैं वहां पे भी जिटरीनेस ज्यादा हो जाती है, कुछ स्टॉक्स एफ&ओ पे भी हैं तो वहां पे भी पोजीशंस हल्की नहीं होंगी। तो मुझे लगता है पूरा कल्मिनेटिव इफेक्ट है, तो 3-6 महीने लग सकते हैं इसको नॉर्मलाइज होने में। बट अब जो प्राइसेस हैं मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फ्रॉथ बचता है किसी भी स्टॉक में यहाँ से आगे चल के। ओके ठीक है, बहुत ज्यादा शायद दबाव यहां से ना बने, पर आप लोग कोई भी स्टॉक इसी पैक का कोई एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो, एक बार 10 सेटल होने दें, वो ज्यादा अच्छा। क्योंकि हो सकता है फंडामेंटली कंपनियां अच्छी, हो सकता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले हो, लेकिन ग्रुप का ओवरहैंग इस समय तगड़ा है, तो रब ऑफ के चलते सारे स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेशन करने का मन भी बना रहे हो, एक बार 10 सेटल होने दीजिए, ज्यादा बेहतर। अच्छा, इस बीच सुमित इंतजार कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर में बाद में मार पिटाई हो जाएगी। एक स्टॉक और नजर आया, जी एंटरटेनमेंट का। सुदीप जरा देखिएगा, तगड़ा वॉल्यूम है, अभी तो समय बचा है, कितना आधा घंटा बचा है, वॉल्यूम एक्शन पिकअप होना चाहिए। ऑलरेडी हम 10 दिनों के औसत से जब तगड़े वॉल्यूम डेज से अभी निकल के आए, उससे ऑलरेडी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस तरह की पिटाई जी एंटरटेनमेंट झेल रहा है, 6.5% का दबाव। और एनसीएलटी से जो रिलीफ टाइप आना था वो तो आ चुका है, फिर भी ओवरहैंग कंटिन्यू हो रहा है। क्या करना है? कितनी वीकनेस और नजर आ रही है? 176 रीटेस्ट करने की तैयारी हो रही है क्या? एब्सोल्युटली आशीष जी, जो हिसाब से स्टॉक ने 2 दिन पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद गैप डाउन के बाद रिकवरी भी हमने देखी थी पिछले 2 दिनों में, बट वो 198-200 के आसपास से फिर से रेजिस्टेंस आ रहा था। और आज जो हिसाब से सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर ही है पिछले कुछ दिनों का। अगर हम देखें जो हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे दिखाई दे रही थी, तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से सेलिंग प्रेशर एक्सेलरेट हो रहा है अभी फिलहाल, तो जब तक 189-190 क्रॉस नहीं करता हम 176 और इससे भी नीचे 170 तक हम जा पाए, हम देख सकते हैं जी एंटरप्राइजेस को। तो मुझे लग रहा है फिलहाल बेटर है हम इससे मतलब दूर रहे। अगर किसी के पास पड़ा भी है तो 176-177 एक स्टॉप लॉस मान के चले, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इसके नीचे वीकनेस और ज्यादा बढ़ सकती है। 176 इंपॉर्टेंट स्तर, ये वही लेवल्स थे जिस दिन जी एंटरटेनमेंट रीसेंट प्रेशर से, जिस दिन वो खबर आई थी जिस पर रिएक्शन था, उस दिन 176 के ही लोज बना के घूमा था जी एंटरटेनमेंट। हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन चलिए सुमित के पास चला जाए। एफआईआईज के बाद अब रिटेल निवेशकों की बिकवाली भी बाजार में हावी है।
जेपी मॉर्गन, वो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस, उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही में रिटेल निवेशक ने 190 करोड़ डॉलर्स की बिकवाली की है। इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी उन्हीं से ले ली जाए। तो फुप्पा तो बेच ही रहे थे, अभी हम लोग भी माल छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर FIDI ने माल नहीं बेचा है, उल्टा वो तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसीलिए आपके सामने मेंशन करूंगा, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से रिटेल बेच रहा है लेकिन FIDI माल अपना होल्ड करके बैठा हुआ है। तो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, एक उन्होंने इवैल्यूएशन किया जितनी BSE की होल्डिंग्स आती हैं हर तिमाही के अंदर, और उस होल्डिंग में ये बात मेंशन्ड है कि जो NSE टॉप 100 कंपनीज हैं, जो टॉप 100 कंपनीज हैं जिनकी क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं है, वहां पर रिटेल क्या कर रहा है, FII क्या कर रहा है। तो सबसे पहले उनकी रिपोर्ट में उन्होंने बात मेंशन की कि रिटेल की तरफ से बिकवाली हो रही है। दिसंबर तिमाही के अंदर ही रिटेल ने करीब करीब 190 करोड़ डॉलर की बिकवाली की है। ये एक तिमाही का आंकड़ा है, 190 करोड़ डॉलर रिटेल बेच के गए हैं दिसंबर तिमाही में, पिछली तिमाही में, यानी उससे पहले सितंबर तिमाही में वो ऑलरेडी 170 करोड़ डॉलर बेच चुके थे। तो रिटेलर ने 170 करोड़ डॉलर बेचा सितंबर क्वार्टर में और फिर बेचा दिसंबर क्वार्टर में। इसकी वजह क्योंकि रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए रिटेल का जो पेशेंस है वो टूट रहा है और वो अपना पोजीशंस को ऑफलोड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। SIP को हटा दे अगर, यानी एक्स SIP म्यूचुअल फंड के जो इनफ्लोज हैं वो नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें फ्लोज नहीं आ रहे हैं रिटेल की तरफ से, ये भी उसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी FIs और DIIs इन दोनों की तरफ से जो खरीदारी है वो बरकरार है, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है। तो उनकी होल्डिंग्स इंटैक्ट है, लेकिन जो बिकवाली आ रही है वो आपको रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल की तरफ से मासिवली आते हुए दिखाई पड़ रही है, इसीलिए वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर रहे हैं। अब आता है इसका दूसरा हिस्सा कि कहां पर उन्होंने खरीदारी की है, कहां पर उन्होंने बिकवाली की है। रिटेल ने क्या बेचा, आपकी स्क्रीन पर पहले वो आएगा। हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन्फोसिस, TCS और लार्सन एंड टूब्रो, इनमें से 3 ऐसे नाम हैं जो कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी दिखा चुके हैं। इन्फोसिस, TCS और L&T नए हाइस पर हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को मेटल के 2 नाम जो कि जो रिटेलर हैं वो बेच के गए हैं। रिटेलर ने खरीदा क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। Q3 के अंदर उन्होंने खरीदा है बजाज फाइनेंस, उन्होंने खरीदा है अदानी पोर्ट, उन्होंने खरीदा है टाटा एलेक्सी, भारती एयरटेल और विप्रो, जिनमें से 2 ऐसे नाम हैं जो कि मासिव सेल ऑफ के बाद खरीदे गए हैं, अदानी पोर्ट और विप्रो, जो कि मासिव सेल ऑफ, निफ्टी के सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में नाम बजाज फाइनेंस, विप्रो का आता है, इसीलिए यहां पर कुछ शायद उनकी तरफ से एक्यूमुलेशन हुआ है। ये रिटेलर का पैटर्न है। अब आपके सामने आएगा FI का पैटर्न, और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पर है। FIs ने क्या बेचा? FIs ने बेचे सारे वो शेयर जहां पर प्रीमियम आ चुका है उनके मल्टीपल में। ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट, ये चारों सबसे महंगे स्टॉक्स में शुमार है और इन चारों के अंदर FIs की तरफ से बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। FIs ने खरीदा क्या है? वो कंपनियां जहां पर नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए इस क्वार्टर के। हेवेल्स के नंबर अच्छे थे, एक्सिस के नंबर अच्छे थे, HCL के नंबर अच्छे थे और श्रीराम फाइनेंस और ऐसा नाम जहां पर FIs की तरफ से खरीदारी होते दिखाई पड़ी। इनके क्वार्टरली नंबर के अंदर एक बेटर आंकड़ा इस तिमाही में देखने को मिला। म्यूचुअल फंड ने क्या बेचा? म्यूचुअल फंड ने बेचे वो शेयर जहां पर अगेन नेगेटिव न्यूज फ्लो और हैवी वैल्यूएशन थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाइस पर शेयर है। डीवी स्लैब नंबर्स वीक। इंडियन होटल नंबर अच्छे लेकिन वैल्यूएशन साइड पे थोड़ा महंगा है। कोल इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज में नंबर से कुछ के खराब आते हुए दिखाई पड़े, डॉक्टर रेड्डी स्पेशली। लेकिन उन्होंने खरीदा कहां? सिर्फ और सिर्फ लीडर HDFC बैंक, मारुति, रिलायंस, अल्ट्राटेक, चारों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंक, दिग्गज ऑटो कंपनी, दिग्गज कंपनी और दिग्गज सीमेंट कंपनी, इन सभी में म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। तो उनका पैटर्न कुछ हद तक ये है और कहां पे खरीदारी जो बिकवाली आंकड़े आपके सामने। ये टॉप 100 का बढ़िया तरीके से अपडेट आता हुआ। तो भाई हम रिटेल इससे पिछले क्वार्टर में माल छोड़ रहे थे और लास्ट दिसंबर क्वार्टर में भी 190 करोड़ डॉलर्स की बिकवाली रिटेल की तरफ से होती हुई। म्यूचुअल फंड्स, FIIs, इनकी होल्डिंग्स इंटैक्ट हैं। ये जरूर हो सकता है जब रिटेल बेच रहा था तो इनकी तरफ से बाइंग नदारत हो सकती है इस बीच, लेकिन उन्होंने ज्यादातर माल छोड़ा नहीं बाजार में। रिटेल वीक विकेट था इस बाजार का, या फिर उन्होंने जो भी रीजन हो अच्छी खासे ऑफलोडिंग करी। ऐसे में KR चौकसी सिक्योरिटीज के, KR चौकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चौकसी आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र सर, गुड आफ्टरनून। पता है हम लोग जब देवेंद्र सर बहुत सारे रिटेल से जब बातचीत करते हैं अपने कॉलर वे शोज वगैरह में, ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ जो पिछले 2-2.5 साल में ही बाजार में जुड़े थे, जिन्हें आजकल हम लोग लॉकडाउन ट्रेडर्स कैटेगराइज करते हैं।
तो हमने बड़ा अच्छे दिन देखे, कोई भी ट्रेड लिया बहुत मुनाफा कमाया, बहुत तेजी आई, एक तरफा बाजार चला, हमें लगा कि ये सबसे अच्छा कमाई का जरिया है, इजी है, लोग पता नहीं क्यों हुआ बनाते हैं। अब जब पिछले 6 महीने से मामला गड़बड़ाया है ना, हम सब ऐसा तो नहीं भाग रहे हैं बाजार से, पैनिक में आ गए। आप ये डेटा को कैसे देख रहे हो जो सुमित ने प्रेजेंट करा, देवेंद्र सर? गुड आफ्टरनून आशीष। वेल, आई थिंक मेरा ऐसा एक मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स आर बीइंग मिससोल्ड विद द प्रोडक्ट। आई थिंक काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडिएरी है जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज प्रैक्टिस के अंदर या फाइनेंसिंग प्रैक्टिस के अंदर रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट के लिए अंदर ट्रेडिंग के हिसाब से खींचा है। आई थिंक दैट इज वेयर प्रॉब्ली द मिस्टेक इज हैपनिंग रिपीटेडली। सेकंड मिस्टेक जो हो रही है वो मिस्टेक ये हो रही है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस रिटेल इन्वेस्टर्स आर बीइंग आस्क्ड टू जॉइन द डेरिवेटिव मार्केट्स। आई थिंक दैट इज वेयर प्रॉब्ली द रेगुलेटर्स विल हैव टू टेक द ओनरशिप, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट आपको अगर रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं रखना है तो खाली लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन करके आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन करोगे तो वो डब्बा ट्रेडिंग करना चालू कर देगा। उनकी जगह पे आपको करना है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर रिटेल इन्वेस्टर को डेरिवेटिव में नहीं लाना है, आई थिंक आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। थ्रू द स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, आई थिंक दे विल प्रोबेबली कम इनटू द डेरिवेटिव मार्केट एंड लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल ऑन द डेरिवेटिव मार्केट। बट ये जो करंट पोजीशन के अंदर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर अट्रैक्ट करके आप ला रहे हो, तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि फरवरी 2021 के अंदर आपका करीबन एवरेज डेली वॉल्यूम कैश मार्केट में करीबन 62,000 करोड़ का था। आज फरवरी 2023 में आपका एवरेज डेली वॉल्यूम पर डे इज 22,000 करोड़। सो यू लॉस्ट 2/3 ऑफ द वॉल्यूम। सेकंड थिंग, आपका जो डेरिवेटिव मार्केट का बिजनेस है वो 210% बढ़ा है ये पीरियड के अंदर। So that means they are for force asking people to come to derivative market, play with volatility, lose money, and those who are stuck, they will come and complain to you. मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, टाइम एंड अगेन इट हैज हॉन्टेड द मार्केट। उसको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से रेगुलेटर आने जरूरी बनते हैं इस चर्चा के अंदर। आई एम श्योर रेगुलेटर इस पर एक्शन भी लेता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग इस समय इस पर काफी फोकस है, लेकिन ट्रेडिंग का चस्का तो लग गया ना देवेंद्र। दिक्कत यही है कि 2020 के टाइम से जब लोग घर पे बैठे हुए थे और पैसे अच्छे खासे बन गए, अब ऑफ कोर्स ये तो एक रियलिटी चेक है, लेकिन आप क्योंकि रिटेल क्लाइंट से काफ़ी बातचीत करते हैं, उनको इस समय क्या ताज़ा सलाह दी जा रही है दोनों को, जिन्होंने पैसा बनाया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, जिन्होंने गंवाया भी है, और जो लार्जली अभी अभी मार्केट में और पैसा लगाने के लिए सोच रहे थे? कितना एलोकेशन आप कंफर्ट देखते हैं? आप क्या कहेंगे कि इस मार्केट को 3-6 महीने ऑनवर्ड्स ही देखना चाहिए? अप्रोच क्या हो, आपकी एडवाइस क्या है उनके लिए? So अर्शदा, फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ रिटेल क्लाइंट के लिए डेरिवेटिव का धंधा नहीं है। ओके, ओनली इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स आर अलाउड टू प्ले इन द डेरिवेटिव मार्केट्स, क्योंकि हम बड़ी तरह समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर रिटेल को आप ऑफर करोगे तो फाइनली यू विल बी अ बिग टाइम लूजर। तो हम वो ऑफर नहीं कर रहे बिजनेस। जहाँ तक एडवाइस का सवाल है, सिंस वी आर मेनली एडवाइजिंग द क्लाइंट्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, वी डोंट आस्क देम टू गेट इनटू द पैनिक। वी टेल देम दैट कॉर्पोरेट फंडामेंटल जो बिजनेस के अंदर स्ट्रांग है, जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, यहाँ पे आपको भाव की घटने से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन द कंट्री, जिसके पास क्षमता है, जिसने प्लानिंग किया हुआ है पहले से परचेस करने का, उनके लिए सुवर्ण मौका है कि आपको नीचे के दाम में स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो आप उसको अंदर बाइंग की हम सलाह देते हैं। बट आवर अप्रोच हैज ऑलवेज रिमेन्ड, आई थिंक, एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिलेक्टिव। हम लोग ने काफी हद तक काफी बिजनेसेस को हम लोग ने रिटेल क्लाइंट्स को कभी ऑफर नहीं किया है। वी डोंट ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस टू रिटेल क्लाइंट्स, वी डोंट ऑफर कमोडिटी बिजनेस टू रिटेल क्लाइंट्स, कि जहाँ पे भी थोड़ी भी वॉलेटिलिटी या रिस्क ज्यादा बनता है वो बिजनेस हम रिटेल क्लाइंट्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। हम ज्यादातर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, जहाँ पर कंजम्पशन का जो थीम बनता है, उनको हम रिटेल क्लाइंट को बेचते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से रिटेल क्लाइंट के बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहता है। So we have been, I think, extremely disciplined with our approach in advising our investors, and I think asking them to invest in a selective basis. अनुज ने फ्राइडे को एक डेटा भी प्रेजेंट करा था, कैसे रिटेल्स ने बिकवाली करी और कैसे अब वो ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं सब के सब। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा मुश्किल बाजार है। सेबी की रिपोर्ट कहती भी है ऑप्शंस में 90% ट्रेडर्स हमेशा लूज आउट करते हैं, तो हम थोड़ा सा रिस्की हो रहे हैं और पढ़ाई वढ़ाई बिना करे अगर घुस रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा, थोड़ा सा रिस्की बाजार है। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज, बढ़िया धंधे, उन्हें एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढें। अच्छा देवेंद्र सर, ये सुमित बता रहे थे एफआईज ने हेवल्स, एक्सिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स खरीदे,
म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, मारुति जैसे स्टॉक खरीदे, केआर चौकसी होल्डिंग्स ने क्या खरीदा? हम लोग ज्यादातर हमारा फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कंज्यूमर फाइनेंस एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आपका जो लैंडिंग का धंधा है, कारोबार है, वो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ता है क्योंकि कंजम्पशन आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स खरीदने का पर्पस ये है कि उनके कासा रेशियोज बेटर है, तो कंपेरेटिवली उनकी लायबिलिटी साइड मैनेज अच्छी हो रही है। इसके हिसाब से आपके आगे के समय के अंदर नीम अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये हमारा एक अप्रोच रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक सिलेक्ट करने के लिए। हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार है वो करीबन 20% के ऊपर ग्रो हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू कंस्ट्रक्शन कंपनीज और हाउसिंग कंपनीज, हम लोग हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमको रिलेटिवली एक स्टेडी सेट ऑफ रिटर्न देता है। और दूसरी तरफ कंजम्पशन के अंदर हमें ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल ज्यादा पसंद है, तो वी सिलेक्टिवली गेट इनटू द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो अप्रैल 1 से जो स्क्रैपेज पॉलिसी फोर्स में आ रही है, उसके अंदर करीबन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर से एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में से नए न्यू कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड जो उभर के आ रही है, दैट इटसेल्फ इज गिविंग आई थिंक नेक्स्ट 3 to 5 years ऑफ बिग टाइम विजिबिलिटी। तो हमें ये एक क्षेत्र पसंद है। अलॉन्ग विद दैट सम ऑफ द ऑटो एंसिलरी कंपनीज वी लाइक, बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर के अंदर कमोडिटी के दाम के हिसाब से उनके नफे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट दैट सिचुएशन इज कंपैरेटिवली नाउ टेकन केयर ऑफ। So now going forward with the corrected valuations, I think these companies are looking relatively interesting from investment. Otherwise, some mid-tier IT companies के जहाँ पे 20-25% या 30% के आसपास ग्रोथ है, अगले 2 या 3 साल की विजिबिलिटी है, वो करेक्टेड मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी के साथ में मिल रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हो सकती है। सो इस हिसाब से हमारा अप्रोच रहा है इन्वेस्टर के लिए। मिड कैप आईटी में स्पेसिफिकली आपको क्या पसंद है? क्योंकि आज ये एम्फोसिस का जो झटका लगा है ना सिटी की उस सेल रिपोर्ट पर, एंड जो कंपनी बेसिकली कह रही है कि इनकी जो डील विंस है वो रेवेन्यू कन्वर्जन में समय लगेगा, एंड मॉर्गेज बिजनेस पर दबाव रहेगा। मॉर्गेज का ज्यादातर कंपनियों का एक्सपोजर है। Q4 इज गोइंग टू बी टफ अनडाउटेडली। आप इस समय फॉल में क्या पिक करेंगे अगर करना ही है तो मिड कैप आईटी में? हमारा हम लोग ने एक शॉर्ट लिस्टेड मॉडल बना के रखा हुआ है, उसके अंदर जो कंपनियां समावेश की है उसका मैं नाम दे सकता हूँ आपको। कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी, कंपनीज लाइक KPIT, कंपनीज लाइक LTTS यानी लार्सन टूब्रो की जो टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है, या LTI माइंडशेयर या साइन टेक्नोलॉजी। सो ये 5-6 कंपनी, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी, 5-6 कंपनी जो है उसके अंदर हमें उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वी बिलीव कि ये बिजनेस मॉडल जो है उसके अंदर उनको अगले 3 साल तक आई थिंक डेफिनेटली एक रोड मैप क्लियर मिला है। Their customers are offering them a selectively good size order inflows. As a result of it, their execution also is remaining, I think, more predictable. So I think these are few companies in the mid-tier segment we like it. Correction in the price is a good opportunity क्योंकि उसके अंदर आपका valuation आपको थोड़ा सस्ते मिलना शुरू होता है, तो that is I think a better opportunity to buy. Okay, देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच आज दोपहर में वक्त निकालने के लिए। प्राइवेट बैंक्स, हाउसिंग सेक्टर वाली NBFCs, ऑटो एंसिलरी, मिड टियर IT कंपनीज, और IT में तो खास तौर पे 5-6 नाम, कोई KPIT, कोई टाटा एलेक्सी, कोई साइंट, कोई LTTS या LTI माइंड्री, ये सब हैं प्रिफर्ड पिक्स इस समय KR चौकसी होल्डिंग्स की। एक काम करते हैं, अब समय निकला जा रहा है, आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे BTST या STBT आइडियाज के, तो एक्सपर्ट्स के पास एक एक बार चल के ले लिए जाएं कुछ बेहतरीन पिक्स। निफ्टी कुछ रिकवरी के मोड पे है, मैं बाजार पे लौटता हूं, पहले वो पिक्स ले ली जाएं। गाबा सर, क्या ले जाना है? मुझे बैंकिंग क्षेत्र से कनाडा बैंक अच्छा लगता है, एक अप्पू मिल सकता है यहाँ पर, बहुत बेस बना हुआ है, बहुत एग्रेसिव कॉल है, लेकिन यस लगता है अप्पू मिलना चाहिए। 276 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 285 पॉसिबल है, तो यस लेना चाहिए कनाडा बैंक, और स्टॉप होगा 274 का, बस कनाडा बैंक। आजकल गाबा सर नोटिस करा है, ज्यादातर बताते हैं एग्रेसिव कॉल। गाबा सर आजकल मूड माल चेंज हो गया, एग्रेसिव ये एग्रेशन क्यों? क्योंकि जो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता है कि यहीं से ऊपर जाइए, लेकिन लगता है यहीं से राइट पिकिंग है तो बॉटम, उसको कहते हैं एग्रेशन। कंफर्मेशन तो कल मिलेगा ना, जैसे उस दिन तो हम उस चीज को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, आज गट के साथ जा रहे हैं, गट फीलिंग के साथ कि लग रहा है तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था, एक्सिस दिया था।
अग्रेसिव कॉल्स चल तो गए, काफी अच्छी छाए रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो कैनरा बैंक है गावा साहब का पिक। शिल्पा आप क्या पिक कर रही हैं इस समय? जी मैं भी बैंकिंग में ही जाऊंगी। आई विल पिक फेडरल बैंक। फेडरल बैंक फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 129.5 राइट नाउ, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 128 का फॉर टारगेट्स ऑफ 133 टू 134। इसको आप ऑप्शंस के थ्रू में ही ट्रेड कर सकते हैं। 130 का कॉल ऑप्शन रफली ₹3.50 भी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी आपको रफली 5 तक के भी टारगेट्स दिखा सकता है। ओके, बैंक ही रडार पे हैं, कोई कैनरा, कोई फेडरल, मिड कैप बैंक की रडार पे, प्राइवेट पब्लिक दोनों स्पेस के। आज बैंक ही वो पॉकेट है जो काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज थोड़ा मूड माहौल बदल रही है। तो शिल्पा जी ने फेडरल बैंक चुना है। रुचित, आप क्या चुनोगे? क्योंकि शो की शुरुआत में ही मैं एक बैंकिंग स्टॉक पे बाय कॉल दे चुका हूं, तो मैं बीटीएसटी में बैंक नहीं पिक करूंगा। बट पेट्रोनेट एलएनजी रहेगी मेरे पिक, जहां पे हम एक कंसोलिडेशन के ट्रायंगल का ब्रेकआउट आज के सेशन में देख रहे हैं। काफी लंबे समय से ये स्टॉक ने भी एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है और अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है। सो 230 का टारगेट और 219 का स्टॉप लॉस, ये सेटअप्स के साथ पेट्रोनेट में बीटीएसटी करके जाइए। पेट्रोनेट एलएनजी में एक तेजी वाला ट्रेड इस समय। सुदीप, आपने भी इनफैक्ट जब पहला ट्रेड दिया था वो हैल था, फिर हम आपसे एसबीआई पर भी व्यू ले रहे थे। बताइए इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा बीटीएससी के लिए। मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। देख रहे हैं पहला साइन है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। पूरे दिन लगातार सेलिंग प्रेशर आ भी रहा है इन बिटवीन, बट जो भी डिप्स है उसमें बाइंग हो रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक आज 3 दिन के बाद, 3 दिन से वो 200 डीएमए के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट आज ऑन द 4th सेशन बहुत कन्विंसिंगली ये पिछले 2 दिन का जो कैंडल्स उसको ये एनगल्फ करके 855 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और 200 डीएमए के ऊपर वापस से अपने आप को होल्ड कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से और चलना है 50,700 तक, तो आईसीआईसीआई बैंक ही पहला पिक रहेगा जो उसको वो डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो 845 के स्टॉप लॉस के साथ 870, 872 के टारगेट्स के लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक बीटीएसटी करके लेके जाना चाहूंगा। कंसेंसस इमर्ज हो रहा है भैया बैंक्स को लेकर, बाकी सब ठीक है, वो एक दिक्कत है, लेकिन कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब खरीद के चलना चाहिए। कल अच्छे मूव्स मिलेंगे इनमें। और साथ में पेट्रोनेट एलएनजी को दाव लगाइएगा। रुचित मानते तेजी तूल पकड़ेगा। आज सुबह बहुत डिस्कशन हुआ था। 3 वाइट सोल्जर्स, 3 दिनों की बड़ी बड़ी हरी कैंडल्स के बाद, वैसे 3 वाइट सोल्जर्स के बाद स्टॉक पस्त होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आज वो मूव को प्रीएम्प्ट करा था कविता जी ने भी। उन्होंने कहा था नहीं लग रहा है मोमेंटम और पिकअप होगा। इवेंचुअली वो स्टॉक अब अच्छी तेजी दिखा रहा है और उचित कह रहे हैं और तेजी तूल पकड़ेगी। चौथा सेशन हो गया आज मजबूती का पेट्रोनेट के लिए। अच्छा, क्योंकि सारे बैंक्स वगैरह सब फोकस में आए, शिल्पा जी एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रखिएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। अच्छे मूव, मैं कहता 3/4 ज्यादा का उछाल, कवरिंग के मूव्स तो आ रहे हैं इस पूरे स्पेस में। फाइनेंशियल्स इस समय डेज हाईज पर और कल है एक्सपायरी का दिन। कहां जाता हुआ दिख रहा है मैम? कोई ट्रेड वेड ले लूंगा एक्सपायरी से पहले? 18,000 के ऊपर के टिक्स आ गए वहां पे। जी डेफिनेटली 18,000 के ऊपर अभी ट्रेड भी कर रहा है। अगर आपको लेना ही है, ऑफकोर्स कल रहता है फिन निफ्टी, तो वी डू रेकमेंड हीरो जीरो ट्रेड्स। और जिस तरह से आज मूवमेंट है बैंकिंग स्पेस में फॉलोइंग विद फाइनेंशियल निफ्टी, तो मुझे लगता है कल ये आपको इजीली टुवर्ड्स 18,300 जोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। किसी को प्री एम्प्ट करना है तो भी 18,200 या 18,150 का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी में कल के लिए लेके अभी भी जा सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कल एक्सपायर होता है और एक तेजी का ट्रेड 18,300 के लिए बनता है। अच्छा गावा साहब, एक बार निफ्टी देखिएगा। 17,300 को टेस्ट किया, फिर वहां से बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, लगभग 100 पॉइंट ऊपर डे लो से। 17,451 मुझे याद है डे हाई था। तो डे हाई की ट्रैजेक्टरी से सिर्फ 50 पॉइंट ही दूर हम इस समय एक डिसेंट क्लोज मानेंगे। ये जो पुल बैक आया है, क्या ये टिकाऊ है? ये बताइए, क्या आप इंडेक्स में लॉन्ग करेंगे, निफ्टी में स्पेशली? निफ्टी में नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में यस। उसका रीजन है, निफ्टी का 17,300 बहुत ही डबल बॉटम बना हुआ है। एक टेक्निकल रूप से एक लो बन सकता है। अगर 17,300 ब्रीच हो जाता है तो डायरेक्टली 17,000 का लो देखेंगे, तो 300 पॉइंट की गिरावट है। मेक और ब्रेक जोन है निफ्टी। लेकिन जब बैंक निफ्टी को देखता हूं तो लगता है हायर टॉप बना हुआ है, एक डबल टॉप बना हुआ है।
डबल टॉप ही हाई टॉप बना हुआ है, तो लगता है कि यहाँ पर एक तेजी है और यहाँ पर सपोर्ट करीब 42,000 के आसपास यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉक बिलो 42,100, 40,000 या फिर 40,100 का स्टॉप लगा चले। पॉसिबल है कि कल 40,600 देखेंगे और एक बार 40,600 पार कर गया फिर आप 41 भी पॉसिबल है। तो ये 40,600 टू 41 जोन का ओपन है बैंक निफ्टी में। इतना है कि निफ्टी को तोड़ना नहीं है, मतलब बैंक ऊपर जाए और लार्जर मार्केट ब्रीच ना हो, बस तो तेजी है। थोड़ा सपोर्ट मिल जाए बाकी लार्जर मार्केट से। 40,500 ऊपर की तरफ ये स्तर कटेंगे तो मूड बदलेगा, तेजी तूल पकड़ेगी। ये सुबह पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कस भी हो रहा था इसी प्लेटफॉर्म पे, और अब हम अगर कल 40,500 काट रहे हैं, 40,600 काट रहे हैं, तो अच्छी खासी तेजी और तूल पकड़ेगी। एक चीज और स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे आप कैसे फाइनेंशियल्स और बैंक्स का जलवा है। इंट्राडे कुछ चार्ट्स खोलिएगा, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों रखिए स्क्रीन पे, दोनों में बहुत बढ़िया मूव्स इस समय बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए एसबीआई लाइफ, ऐसी रखिए एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई लाइफ तो खैर गजब का मूव दिखा रहा है, एचडीएफसी लाइफ भी स्क्रीन पे। अब रखिए बजाज फिनसर्व को, हरे में लौटता हुआ वो स्टॉक आपको नजर आएगा, अच्छे मूव्स बनते हुए। आईसीआईसीआई बैंक जो अभी भी सुदीप ने चुना था, बढ़िया मूव्स हैं आईसीआईसीआई बैंक में, और अब तो 2.25% के उछाल के साथ वो ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी बैंक ऐसी स्क्रीन पर रखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोई बजाज फिनसर्व, कोई एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, सारे वही बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं जो इस समय जाते जाते भी अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। सुदीप, एसबीआई लाइफ या एचडीएफसी लाइफ, कोई पसंद आ रहा है क्या? आशीष जी, मैं एसबीआई लाइफ के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर एचडीएफसी लाइफ के बारे में जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एचडीएफसी लाइफ में हम देख रहे हैं कि जो बड़ा फॉल आया था बजट के बाद, और हमने देखा था कि वो जो बॉटम 473 के आसपास बनाया था, आज भी स्टॉक ने 478 के करीब का ही एक बॉटम बनाया है और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने की एक इनिशियल साइंस हमें दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर कोई रिस्क लेके आज जाना चाहे, क्योंकि लॉन्ग बिल्टअप भी हो रहा है थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से, तो 400 एंड रिस्की बेट है, एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म रिस्की बेट है। 483 के स्टॉप लॉस से 503 और 505 के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड। बट एक लार्जर ट्रेंड अगर हम देखें तो डाउन साइड पे ये 503 505 के ऊपर एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ फ्रॉम रिवर्सल प्ले आज और कल के लिए 483 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ पे इसलिए बात नहीं कर सकती क्योंकि एसबीआई ग्रुप को ही बिलोंग, ठीक बात। पावर ग्रिड निकल गया है, देखा? पावर ग्रिड बहुत तगड़ा मूव और टाइमली हमने आशीष उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। बार-बार स्क्रीन पे आ रहा है। 2% ऊपर आज डे क्लोज कर रहा है, 219 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिले। अच्छा, एक दो और ट्रेड सुबह में आपको याद होगा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से क्लीन मोबिलिटी में कंपनी और इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देगी। उस स्टॉक दिन भर शांत था लेकिन अब अचानक फट गया, लगभग 4% के उछाल के साथ यहाँ पर तेजी बनी है। इस पर गावा साहब कोई व्यू है क्या कल के लिए? आज कोई लेके जा रहा है तो? ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, 2648 का शेयर प्राइस। नाम इसका देखो चेंज हुआ है, टीबी कुछ हुआ है, मुझे पता नहीं, आई थिंक आई स्किप इट आउट। टीआई करके देखिए, टीआई देख लेता हूँ, टीआई में देखता हूँ। तो हाँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पैसे पॉसिबल है कि टीआई में आ गया हो। ट्यूब टीआई लिमिटेड तो नहीं है ना? टीबीईआई छोड़ दीजिए, कैरियर ट्रेडिंग वाला है भी नहीं, बढ़िया वाला नहीं है, बस आपसे व्यू लेना था कंसीडरिंग इसमें बहुत तगड़ी तेजी और फैग एंड ऑफ द डे में आती हुई दिखाई दे रही है। तो सुबह में कुछ एक्शन नहीं, आज अचानक जाते जाते यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा, अगर वो लॉन्ग शॉट वाला डेटा है डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया क्लोज आप कह सकते हैं, क्योंकि सुबह में लगा था कि ये जो 17,300 है पार्डन टूटा है वो और कमर तोड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहां से एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। तो कुछ तो लॉन्ग्स डेफिनेटली कैरी हुए हैं और वो लॉन्ग्स स्पेशली बैंकिंग साइड पर कैरी होते हुए साफ देखने को मिले हैं। वो डेटा है तो आप स्क्रीन पर रखिए, जो मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें तो एविडेंट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स में हम देख रहे हैं अच्छे खासे लॉन्ग एडिशंस होते हुए दिखाई दिए, जाते जाते वहां पर लोगों ने तेजी की है। 159 के आसपास तक के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। पावर ग्रिड एक स्टॉक है, कैनरा बैंक के स्टॉक है, बायोकॉन, इन सभी स्टॉक्स की आपको याद रहे चर्चा हुई है इसी मंच पर। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग के अंश देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और यहाँ पर दो जानकारों ने इस पर एक व्यू दिया। बर्जर पेंट्स जो एक पिक भी उभर कर आया है सस्ता ऑप्शन के तौर पर, वहां पर भी शॉर्ट्स कवर हुए। निफ्टी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे ट्रेड से जहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं
जहां पर अभी भी दबाव कायम है, लॉन्ग्स अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए, वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और बड़ा शॉट तो आज बजाज ऑटो में तो बना ही है, इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, एम्फेसिस, पीवीआर जैसे स्टॉक्स जिनमें हमने देखा अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला। जी एंटरटेनमेंट, मेट्रोपोलिस, जी में लॉन्ग्स थी है कितने अनवाइंड होने के लिए, थोड़ी सी रिकवरी आई थी लेकिन आज फिर से फिसल गया। टीवीएस मोटर, तो ये ऑटो साइड पर हमने देखा अच्छा खासा दबाव आज के दिन बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है। तो कुल मिलाकर आज का दिन वैसे अगर आप देखें तो वॉलेटाइल जरूर रहा। निफ्टी बैंक पूरी तरह से कंट्रोल में देखने को मिला। 426 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा और निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और वो चार्ट दिखाइएगा आज का, जहां पर हमने देखा है वो क्लियरली मूव देखने को मिला। और एक समय ऐसा था, आपको याद होगा, जहां पर मिड कैप इंडेक्स में 400 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिला और वो इंडेक्स आप देखेंगे तो करीब 200 पॉइंट ही नीचे, तो यहां पर भी आधे लॉसेस की भरपाई होती हुई दिखाई दी है। तो एक इंटरेस्टिंग सत्र, पहले दिन की शुरुआत वॉलेटिलिटी के साथ जरूर हुई लेकिन निफ्टी बैंक ने कमान संभाली तेजी की तरफ, 450 पॉइंट तक का इजाफा। निफ्टी आईटी में दबाव था, एक तो एम्फेसिस और बाकी कंपनियों में हमने देखा जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली, वो आईटी इंडेक्स करीब 582 पॉइंट्स गिरता हुआ दिखाई दिया। ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा अब, जहां पर बजाज ऑटो की अगुवाई में प्रेशर बनता हुआ 1.5% नीचे। साथ ही साथ मेटल स्टॉक्स में भी आज हमने देखा मुनाफा वसूली के ही अंश बनते दिखाई दिए थे। मेटल इंडेक्स भी वीकर नोट पर 2.25% फिसला है ये आज के दिन। चला क्या, उसमें ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स थे, चुनिंदा फार्मा कंपनियों में हमने देखा था इंटरेस्ट देखने को मिला था खरीदारी की तरफ, लेकिन बैंक्स का ही बोलबाला। हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा कि कहां पर तेजी हुई, कहां पर बिकवाली का दबाव। तो क्योंकि आज हम प्रेशर में फाइनल क्लोज दिखा रहे हैं, लूजर्स आपकी स्क्रीन पर बजाज ऑटो सबसे बड़ा एक्सीडेंट आज का 5.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेज में 9.5% का नुकसान, यूपीएल, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स, इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी साइड पर आप देखेंगे इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स, टीसीएस जैसे काउंटर्स, सब में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। और ऑटो में हीरो, एमएनएम, बजाज ऑटो, सब में बिकवाली का प्रेशर, वहां पे मारुति भी दबाव में। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज थोड़े बहुत वीकर साइड पर था, लेकिन बैंकों का बोलबाला, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, सब में अच्छी तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ पावर ग्रिड, और ये दोपहर का ट्रेड था जो आपके लिए हमने स्क्रीन पर खास पकड़ा, 2.25% का इजाफा। वैसे ही एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा कुछ पिकअप देखने को मिला, लेकिन लार्जली 17,300 से जो घुमा बाजार 17,408 के आसपास जाकर टिक रहा है, विच इज नॉट बैड, स्पेशली सुबह के क्यूज के मद्देनजर। चलिए अब सीधा सौदा में देख लेते हैं आशीष और नीरज के बीच का आज का मुकाबला किस मुकाम पर आकर टिका है। तो आशीष ने वन ऑफशोर पर एक सेल कॉल दिया था, पावर ग्रिड, धर्मज क्रॉप और फिनोलेक्स ये तेजी वाले ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे। नीरज का परफॉर्मेंस में आप देखिएगा 2 शॉर्ट साइड के बड़े ट्रेड्स, एक एम्फेसिस और दूसरा बजाज ऑटो, दोनों में अच्छी खासी मंदी करके पोजीशंस अगर आपने ली होती तो तगड़ा पैसा बना। एसबीआई में एक पुल बैक और कल्पतरू पावर में भी आधे % तक की गेंस देखने को मिले। तो ये रहा आज का मार्केट। घूम फिर कर हम 17,400 पर टिक नहीं पाए हैं, 17,392 के आसपास जाकर गाड़ी रुकी है आज की 73 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर था, जहां पर 40,307 पर हम आज का दिन छोड़ रहे हैं। चलिए इसी के साथ लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन ग्लोबल क्यूज कैसे उभर कर आते हैं, ओवरनाइट अमेरिका में क्या होगा, इस सब पर बातचीत डिटेल में होगी। कल सुबह आप सबसे मुलाकात होगी, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहे आप CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।